हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शुभम पुरोहित, आपका ज्योग्राफी एजुकेटर, स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स जो कि फेमस है पूरे इंडिया में क्वालिटी कंटेंट सिस्टमेटिकली प्रोवाइड करने के लिए, जहां पर आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सभी कक्षाएं मिलती हैं इंग्लिश मीडियम में, और 6वीं से लेकर 12वीं तक हम आपको प्रोवाइड करते हैं हिंदी माध्यम में सभी कक्षाएं। साथ ही साथ अगर आप ई नोट्स और ई बुक्स लेना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हिंदी माध्यम में हम जिन बोर्ड्स को कवर करते हैं वो बोर्ड्स हैं दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। इन सभी बोर्ड्स में आप हमारी कक्षाएं अवेल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास जो है वो बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग मध्य प्रदेश बोर्ड यानी एमपी बोर्ड का सैंपल पेपर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी का। तो सैंपल पेपर जो है वो आ चुका है एमपी बोर्ड का, और इस सैंपल पेपर में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि ये सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने मैग्नेट ब्रेन्स में जब दोनों बुक पढ़ रहे थे 12वीं की, मतलब कौन सी, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और भारत लोग और अर्थव्यवस्था, दोनों ही बुक में जो इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं दोनों ही बुक में हम लोगों ने वो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं थे तो फिर हम लोगों ने एमसीक्यूज में किए थे, एमआईक्यूज में किए थे। और जब हम इस सैंपल पेपर को डिस्कस करेंगे ना अभी, तब आप लोगों को डेफिनेटली यकीन हो जाएगा कि हाँ, हम लोगों ने वो क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं। तो बहुत अच्छी आज की हमारी ये वीडियो होने वाली है। इसमें हम एमपी बोर्ड में जो क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है या जो पैटर्न है एक तरीके से एमपी बोर्ड ने डिस्क्लोज कर दिया है, उस पैटर्न को हम लोग समझेंगे। और दूसरी बात, इन्होंने सैंपल पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनके हम मॉडल आंसर्स देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस मैप बेस्ड भी पूछे गए हैं। मैंने बार बार आप लोगों से कहा था कि आप लोगों को जो दो बुक पढ़नी होती है थ्योरीज की, यानी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और भारत लोग और अर्थव्यवस्था, दोनों ही बुक में मैप से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। और मैप के क्वेश्चंस मैप से संबंधित क्वेश्चंस आप लोगों से किस प्रकार, किस पैटर्न में पूछे जाएंगे, हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। तो बहुत अच्छे से आप लोगों को इस वीडियो को देखना है। बहुत ही ज्यादा काम की ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। और ना सिर्फ हम लोग एमपी बोर्ड का सैंपल पेपर देखेंगे, जितने भी बोर्ड जो हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, हम लोग जितने बोर्ड्स के सैंपल पेपर आते जाएंगे हम लोग एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। एक चीज और आप लोगों को ध्यान रखना है कि यदि आप एमपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो जब बिहार बोर्ड के हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को उन क्वेश्चंस को देखना नहीं है। देखिए, पैटर्न बदलता है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक तो सब जगह चलती है ना। तो पैटर्न भले ही बदले, क्वेश्चंस आप लोगों को देखना है, ताकि आप लोगों की जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चल सके। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो डेफिनेटली पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एमपी बोर्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2024 और 25 का। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न आप लोगों का होता है। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र यानी का सैंपल है, ये आप लोगों के लिए नमूना है। इसको हम नमूना प्रश्न पत्र भी बोल सकते हैं कि कुछ इस पैटर्न के आधार पर आप लोगों से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हायर सेकेंडरी परीक्षा 2024-25 जिसमें आप अपीयर होने वाले हैं, विषय कौन सा है, भूगोल। तो चलिए हम लोग यहां पर सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस क्या दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसमें सही विकल्प 6 अंक के हैं, रिक्त स्थान जो है वो 6 अंक के हैं, सत्य असत्य 6 अंक के हैं, सही जोड़ी 5 अंक की है, और एक वाक्य में उत्तर ये 5 अंक के हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 20 तक के प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, मतलब दो प्रश्नों में आप लोगों को एक प्रश्न करना है। आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि जिन प्रश्नों में अथवा लगा हुआ है, मतलब दो में से एक में करना है, मैंने आप लोगों के लिए दोनों ही प्रश्नों के उत्तर तैयार किए हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर दो प्रश्नों में से एक प्रश्न आप लोगों को हल करना है, मैंने संभावित दोनों के ही उत्तर आप लोगों के लिए ला दिए हैं, ताकि आप लोगों को दोनों के आंसर पता चल जाए। हाँ, डेफिनेटली आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में तो एक ही करना है, लेकिन चूंकि हम यहां पर हमारी प्रैक्टिस को मजबूत कर रहे हैं, इसलिए दोनों ही प्रश्नों को हल जरूर किया गया है मेरे द्वारा। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक जो 6 है, 6 से 20 तक के प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। आप लोग दो में से एक करेंगे। प्रश्न क्रमांक जो 6 से 13 है, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, और अति लघु उत्तरीय आप सभी को पता है कि
शब्द सीमा जो इसमें होती है वो 30 शब्द की होती है और 2 अंक का एक प्रश्न है। 14 से 17 जो प्रश्न दिए गए हैं वो लघु उत्तरीय हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक आवंटित हैं और शब्द सीमा कितनी है 75 वर्ड्स की है। प्रश्न क्रमांक 18 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और प्रश्न के लिए 4 अंक आवंटित हैं। शब्द सीमा यहां पर 120 है। याद रखिएगा शब्द सीमा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब आप पूछेंगे कि सर 120 शब्द क्या होता है, ये इंस्ट्रक्शन में इसलिए पढ़ रहा हूं, कई बार आप अगर उस लिमिट तक नहीं पहुंच पाते, शब्द सीमा मतलब रीच नहीं कर पाते, सपोज करिए आपने 120 जो है शब्दों का आप लोगों से पूछा गया था कि 120 शब्दों में आप लोग जो है इस आंसर को लिखिए और आपने मान लीजिए सिर्फ 100 शब्द लिखे या फिर 80 शब्द लिखे, तो आप लोगों को याद रखिएगा सही उत्तर लिखने पर भी उतने अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक आपका कॉम्पिटिटर है उसने 120 शब्द लिखे हैं, बल्कि ज्यादा ही थोड़ा बहुत लिखा हुआ है और अच्छे से लिखा हुआ है, तो उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे। अब आप पूछेंगे कि सर 120 शब्द क्या होते हैं, तो भाई 120 शब्द मतलब होता है कि आपकी जो कॉपी होती है जो आपको एग्जाम हॉल में मिलेगी, उस कॉपी के अगर आप एक पेज पूरा भरते हैं बहुत अच्छे से, अब ऐसा नहीं कि बहुत दूर दूर आप लिखते हैं, उस कॉपी का एक पेज आप पूरा पूरा भरते हैं, तो याद रखिएगा वो टोटल शब्द होते हैं लगभग 100। ठीक है, मैंने क्या बोला कि बोर्ड परीक्षा में एग्जाम हॉल में आप लोगों को जो कॉपी मिलेगी ना बेटा, उस कॉपी में अगर आप एक पेज पूरा खाली होता है और उसको भरते हैं तो टोटल आपके 100 शब्द होते हैं। अब 120 के लिए 3-4 लाइन आप और ऐड कर सकते हैं, इस हिसाब से आपके 120 शब्द हो जाएंगे। तो फिर भाई 75 शब्द क्या होंगे, तो आप यहां पर ये समझ सकते हैं कि लगभग आधा पेज या आधा पेज से थोड़ा सा ज्यादा 75 शब्द, और 30 शब्द तो आप लोग गिन भी सकते हैं। और हालांकि यहां पर जो प्रश्नों के उत्तर हम देंगे अधिकतर जो है वो एक लाइन में देंगे, तो कोई जरूरी नहीं है कि 30 शब्द हों, क्योंकि कई बार अति लघुत्तरीय प्रश्नों में डायरेक्ट इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई फलानी जगह की जनसंख्या बताओ या लिंगानुपात बताओ, साक्षरता बताओ, तो इसमें कैसे हम लोग 30 शब्द रीच कर सकते हैं। ये तो कुछ एक शब्द में या एक लाइन में उत्तर देने की बात होती है, हाँ, लेकिन यहां पर आप लोगों को उस शब्द सीमा तक डेफिनेटली पहुंचना है। ठीक है, ये हमारा 6वां पॉइंट था समझने का। 7वां पॉइंट 19 से 20 जो है वो विश्व व भारत के मानचित्रों पर आधारित प्रश्न है और प्रश्न के लिए 5 अंक आवंटित किए गए हैं। मानचित्र में भी विकल्प दिए गए हैं, आंतरिक विकल्प। आंतरिक विकल्पों में जो 2 आप लोगों को विकल्प अगर दिए गए हैं तो दोनों ही मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व करके ला दिए हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये पैटर्न जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। प्रश्न क्रमांक 19 विश्व के मानचित्र में दर्शाए गए क्षेत्रों स्थानों को पहचान कर उनके नाम मानचित्र में हम लोगों को लिखना है। कुल मिलाकर प्रश्न क्रमांक जो 19 है वो विश्व के मानचित्र पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, और प्रश्न क्रमांक 20 भारत में दिए गए मानचित्र में प्रश्न में दिए गए स्थानों को हम लोगों को पहचानना है और उत्तर पुस्तिका में भरना है। कहने का मतलब ये 18, 19 और 20 जो प्रश्न है वो मानचित्र पर आधारित है, ये बस आप लोगों को याद रखना है। दृष्टिबाधित जो विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हालांकि उन प्रश्नों को मैंने हल नहीं किया है क्योंकि वहां पर प्रश्नों की कुछ सीमाएं होती हैं कि भाई उन लोगों के लिए प्रश्न जो है कुछ अलग तरीके के पूछे जाते हैं। तो ये तो हम लोगों का पैटर्न था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पैटर्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जब भी एग्जाम हॉल में जनरली ऐसा होता है कि 10 मिनट पहले आप लोगों को पेपर मिल जाता है, तो आप क्या करना चाहिए आप लोगों को कि सबसे पहले इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। एकदम ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए कि डायरेक्ट हम लोगों ने प्रश्न देख लिए हैं, पूरा बन रहा है लेकिन इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़े। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लीजिए 7 प्रश्न पूछे हैं, 7 में से 5 ही करना था, आपने इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़े और बहुत अच्छे से 7 करके आ गए, तो वहां पर चीजें गलत हो जाती हैं। और ऐसा मैं ये नहीं बोलूंगा कि 1-2 विद्यार्थियों के साथ होता है, बहुत से स्टूडेंट्स इस तरीके की गलती करते हैं। शब्द सीमा हम नहीं पढ़ते हैं और कुछ भी लिखाते हैं, तो नहीं भाई, बहुत हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना आप लोगों को आना चाहिए। तो इंस्ट्रक्शन सबसे पहले पढ़ें, ध्यान पूर्वक पढ़ें, एक नहीं 2 बार पढ़ें, ताकि चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो सकें। ठीक है, क्योंकि इस नियमावली का आप लोगों को अनुसरण करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को बहुत अच्छे से नंबर मिलेंगे। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, इंस्ट्रक्शन आप लोगों को पढ़ना है और इसलिए मैं पढ़वा भी रहा हूं, क्योंकि ऐसा यदि होता तो मैं सीधे जो है आप लोगों को प्रश्न हल जो है वो करवा सकता था। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है ना। टोटल 70 नंबर का पेपर है। कितने नंबर का? 70 नंबर का पेपर है। यहां पर लिखा भी हुआ है पूर्णांक कितने हैं, देख लीजिए पूर्णांक कितने हैं, 70। तो टोटल 70 नंबर का पेपर है और 30 अंक का जो है आप लोगों का प्रायोगिक कार्य से संबंधित पेपर होता है और प्रैक्टिकल के मार्क्स आप लोगों के 30 नंबर के होते हैं।
चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों को वैकल्पिक प्रश्न जो हैं वो हल करने हैं। वैकल्पिक प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है कि मानव भूगोल के कौन से उपागम में, ठीक है, मानव भूगोल के कौन से उपागम में किसी प्रदेश की विलक्षणता, विलक्षणता का मतलब होता है कुछ यूनिक फीचर, ठीक है, किसी प्रदेश की विलक्षणता की पहचान करने पर बल दिया गया है। तो मानव भूगोल के कौन से उपागम में किसी प्रदेश की विलक्षणता की पहचान करने पर बल दिया गया है। उपागम का मतलब होता है अप्रोच। हम लोगों ने मानव भूगोल की बहुत सी अप्रोच पढ़ी है, उसमें अन्वेषण और विवरण, प्रादेशिक विश्लेषण, क्षेत्रीय विभेदन और स्थानिक संगठन, इस तरीके के हम लोगों ने कुछ अप्रोचेस पढ़ी हैं। इनका इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा क्षेत्रीय विभेदन। क्षेत्रीय विभेदन का मतलब होता है, विभेदन का मतलब होता है अंतर को पहचानना। क्षेत्रीय मतलब आप सभी को पता है कि रीजनैलिटी की जब बात होती है, किसी क्षेत्र विशेष की बात होती है, तो हम उसको क्षेत्रीय बात बोलते हैं, और विभेदन का मतलब होता है अंतर। तो क्षेत्रीय विभेदन जो उपागम है, इस उपागम में किसी प्रदेश की विलक्षणता की पहचान पर बल दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये पहला प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए, दूसरा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि आदिकालीन निर्वाहक कृषि कार्य जो है वो कौन से क्षेत्रों में किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि आदिकालीन निर्वाह कृषि होती क्या है। आदिकालीन निर्वाह कृषि मतलब जो पुराने हथियारों से होती है, पुराने तरीके से, पुरानी पद्धति से होती है, उसको हम लोग बोलते हैं आदिकालीन निर्वाह कृषि। तो ये आदिकालीन निर्वाह कृषि जो पुराने तरीके से, पुराने पैटर्न के आधार पर होती है, कहां पर होती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, या फिर शीत कटिबंधों में। तो ये आप लोगों को याद रखना है, मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। बहुत से देश जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पड़ते हैं, आप लोगों को पता है कि गरीब देश हैं, अल्प विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, वहां पर अभी भी उन्नत जो प्रणाली है कृषि की वो प्रचलित नहीं है, इसलिए परंपरागत औजारों से अभी भी खेती वहां पर होती है। आदिकालीन निर्वाह कृषि, देखिए आदिकालीन से तो आप लोग ये समझ पा रहे हैं कि पुराने पैटर्न, पुरानी पद्धति के आधार पर। निर्वाह कृषि का मतलब होता है कि बस उतना अनाज पैदा हो जाए जिससे हमारी भूख मिट सके, बस इतना। लेकिन आज के समय में निर्वाह कृषि नहीं होती। जैसे हम भारत की ही बात करें, हम गेहूं, चावल, मूंगफली अगर कुछ भी पैदा करते हैं तो सिर्फ हम निर्वाह के लिए करते हैं क्या? नहीं, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी आयात निर्यात के लिए भी करते हैं। हम सरप्लस बोते हैं यानी ज्यादा अनाज पैदा करते हैं और विश्व के देशों में निर्यात करते हैं। तो निर्वाह कृषि ना होकर आज के समय में जो है निर्यात के उद्देश्य से, व्यापार के उद्देश्य से भी की जाती है। खैर, आदिकालीन निर्वाह कृषि आप लोगों से पूछा जा रहा था कहां होती है, तो आप बोलेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। ठीक है, उष्णकटिबंध क्या होते हैं आप सभी को पता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का ये जो क्षेत्र होता है इसे हम उष्णकटिबंध कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए, तो दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। तीसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे व्यस्ततम व्यापारिक समुद्री मार्ग है। ऑप्शंस है उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग या दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग। सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग की बात जो है यहाँ पर हो रही है। हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि ये मान लीजिए ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ये यूरोप है मान लीजिए, और ये अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप है, और यहाँ पर हम लोगों को पता है कि ये भूमध्य रेखा है। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। आप खुद जो है अपने आप देखिए कि सबसे ज़्यादा विकसित देश अगर किसी महासागर से जुड़े होंगे तो वो कौन सा महासागर हो सकता है। मैंने बताया था कि ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप बहुत विकसित है अपने आप में, यूरोप महाद्वीप बहुत ज़्यादा विकसित है, और उनके बीच में पड़ता है उत्तरी अटलांटिक महासागर। इनके बीच में क्या पड़ता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। ये सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है, बहुत कीमती व्यापार यहाँ से होता है, बहुत से देशों के मध्य जो है यहाँ से व्यापार होता है। तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग ये सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। ठीक है, आपके स्टडी टेबल के सामने मैप लगा होगा, उस मैप में आप उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को लोकेट करिए। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या होगा? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग तो भाई अल्प विकसित या गरीब देशों को आपस में जोड़ता है, जैसे कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप अपने आप में जो है अल्प विकसित महाद्वीप है, और अफ्रीका महाद्वीप के तो अधिकतर देश जो हैं वो गरीब देश हैं। ठीक है, तो सही आंसर इसका होगा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। चलिए,
चौथे नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही। भारत की 2011 की अगर हम जनगणना की बात करें तो वार्षिक वृद्धि दर, मतलब कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए एक वार्षिक वृद्धि दर का मतलब होता है कि हर साल कितनी जनसंख्या जो थी वो बढ़ गई, हर साल कितनी जनसंख्या बढ़ गई। जैसे कि मान लीजिए एक साल जनसंख्या 100 थी, अगले साल जनसंख्या मान लीजिए 102 हो गई, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर वार्षिक जो वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है, 2% की हुई है। 2% की यहाँ पर वृद्धि जो है वो हो गई है कि पहले जनसंख्या पिछले साल 100 थी, इस साल जनसंख्या 102 हो गई, तो हम बोलेंगे 2% की वृद्धि हो गई। इस तरीके से 2011 की जो जनगणना है वो कितनी है, लगभग 121 करोड़ है ना, लगभग कितनी आई थी, 121 करोड़ थी। तो ये जनगणना पिछले साल, मतलब अगर हम बोले 2010 से किस प्रतिशत से बढ़ रही थी, या हर साल कितने प्रतिशत की इसमें बढ़ोतरी हुई, अगर हम लोग 2001 से तुलना करें, क्योंकि हर 10 साल में जनगणना होती है। इसके पहले कब हुई थी, तो इसके पहले भाई हुई थी 1991, फिर 2001, फिर 2011। तो 2011 तक जनगणना जो हुई है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हर साल होते रही थी, हम लोगों को ये बताना है। तो प्रश्न एक बार फिर से बता देता हूं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितनी, वार्षिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1.64%। मतलब हर साल भारत की जनसंख्या कितनी बढ़ी है, 1.64% बढ़ी है, 1.64% बढ़ी है। अच्छा, इसमें एक प्रश्न और पूछा जाता है कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी रही। दशकीय जनसंख्या मतलब 10 साल में, जब 2001 में जनगणना हुई थी उससे 2011 में जनगणना हुई जब, तो इन 10 सालों में कितनी जनसंख्या बढ़ गई, तो इसको हम लोग दशकीय जनसंख्या बोलते हैं। और वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर अलग होती है जो हर वर्ष होती है। तो दशकीय और हर वर्ष में कंफ्यूजन आप लोगों में नहीं होना चाहिए। हर वर्ष कितनी जनसंख्या बढ़ी है, तो आप बोलेंगे 1.64%। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए, पांचवा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि जनगणना वर्ष 2011 में भारत में नगरीकरण का स्तर कितने प्रतिशत था। मतलब अगर 100 लोग भारत में रह रहे हैं, मान लीजिए 100 लोग भारत में रह रहे हैं, तो कितने लोग गांव में रह रहे हैं, कितने लोग जो है वो नगरों में रह रहे हैं, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। अच्छा, आप लोगों में ये तो कंफ्यूजन मेरे ख्याल से किसी को नहीं होगा कि भारत के अधिकतर लोग गाँव में रहते हैं, है ना। भारत के अधिकतर लोग गाँव में रहते हैं। लगभग 60% जनसंख्या भारत में, 60 या 60 से ऊपर प्रतिशत जनसंख्या आज भी भारत में गाँव में रहती है, शहरों में लोग कम रहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस हालांकि इस तरीके से नहीं दिए हैं कि 50 से ऊपर का कोई आंकड़ा हो, तो कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। लेकिन 2011 में जो नगरीकरण का प्रतिशत था, मतलब 100 में से लगभग 31 लोग, 100 में से लगभग कितने, 31 लोग जो हैं वो नगरों में रह रहे थे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुपर आईएमपी है। 31.16% लोग, तो नगरीकरण का स्तर भारत में कितना था, 31.16। अब देखिए प्रश्न आप लोगों को कैसे तैयार करने हैं पता है, एकदम अगर आप ऐसा बोले, ऐसा यदि सोचे कि भाई हर प्रश्न जो है मैं इस तरीके से तैयार करूं कि जो प्रश्न पूछा गया उसी का आंसर रट लूं, नहीं, ऐसे तैयारी नहीं होती। देखो तैयारी कैसे होती है मैं बताता हूं। जैसे प्रश्न यहां पर पूछा है कि जनगणना वर्ष 2011 में भारत में नगरीकरण का स्तर कितने प्रतिशत था, ये पूछा है प्रश्न। आप लोग जस्ट उल्टा कर दीजिए इस प्रश्न को। आप लोग क्या सोचें कि अगर जनगणना वर्ष 2011 में पूछी है तो भारत में नगरीकरण का स्तर अभी इस प्रश्न पूछा है, तो हम लोग ग्रामीण जनसंख्या का स्तर भी तो पूछा जा सकता है। भाई ये तो सैंपल पेपर है, एग्जामिनर आप लोगों को सैंपल दे रहा है कि भैया इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यहां पर नगरीकरण का स्तर पूछा है। हो सकता है बोर्ड परीक्षा में जो मेन एग्जाम रहेगा उसमें ग्रामीण जनसंख्या का स्तर जो है आप लोगों से पूछ लिया जाए, या ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत थी ये पूछ लिया जाए। इसी तरीके से जो इसके पहले वाला जो प्रश्न था कि भारत की जो वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही, आप लोगों से दशकीय वृद्धि दर पूछी जा सकती है। तो इस तरीके से तैयारी करनी है। तो अगर आप लोगों को दोनों ही प्रश्नों का उत्तर पता रहेगा ना, तो संभावित प्रश्न जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा आप लोगों को वो प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर 1.64% वार्षिक वृद्धि दर, और इस प्रश्न का उत्तर है 31.16% जो नगरीकरण का स्तर है भारत में।
छठवां जो प्रश्न है वो ये बोल रहा है कि उत्तर भारत के राज्यों में रबी फसल के रूप में कौन सी फसल बोई जाती है। रबी की फसल, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि रबी की फसल कौन सी होती है। तो रबी की फसल गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, राई, मैंने बहुत अच्छे से बताया था, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, राई, ठीक है, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, राई। तो यहां पर गेहूं, जौ, चना, मटर पूछा है क्या? नहीं। गेहूं, जौ, चना, मटर दिख रहा है क्या? नहीं। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों दिख रहा है। सरसों मतलब सरसों क्या है? रबी की फसल है। ये बहुत अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, राई, बहुत अच्छे से हम लोगों ने देखा था, ये रबी की फसल है। अगर खरीफ की पूछ ले तो मैंने बोला ना, प्रश्न कुछ भी पूछ सकते हैं। खरीफ की प्रश्न जो है फसल पूछ लिया तो आप बोलेंगे चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास का चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास। तो ये जो फसल होती हैं ये खरीफ की होती हैं। तो देख लीजिए, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, बाजरा, मक्का यहाँ पर आ गया, मतलब खरीफ की है, और कॉफी भी खरीफ की फसल होती है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये 6 प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मजा आ रहा है ना इस सैंपल पेपर में? मजा आ रहा है कि नहीं? आप लोगों से प्रश्न बन रहे हैं ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। आप सैंपल पेपर को जब हल करें तो जब मैं प्रश्न पढ़ता हूं तो आप लोगों को वीडियो को पॉज करना है, खुद से सोचना है कि भाई इस प्रश्न का उत्तर बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा है मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, नहीं बन रहा है तो अभी भी समय है, बहुत इंटेंस स्टडी आप लोगों को करनी होगी। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। चलिए, अब बारी है वैकल्पिक प्रश्नों की को हल करने के बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति, मतलब खाली स्थान अब आप लोगों को भरने हैं। तो यहां पर जो खाली स्थान पूछे गए हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से ये भरने हैं कि इस खाली स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। चलिए, पहला प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया जा रहा है कि आमूलवादी, आमूलवादी को बोलते हैं रेडिकल, ठीक है, रेडिकल विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए किस सिद्धांत का इस्तेमाल किया। तो रेडिकल विचारधारा हम लोगों ने पढ़ी थी, उसने निर्धनता के जो कारण गिनाए थे उसमें सामाजिक असमानता और बंधन की व्याख्या के लिए कौन से सिद्धांत का इस्तेमाल किया था। तो सही आंसर इसका होगा सामाजिक द्वंद्ववाद। सामाजिक द्वंद्ववाद इस सिद्धांत का इस्तेमाल किया गया था। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि दक्षिण अमेरिका में रेल मार्ग 2 प्रदेशों में सघन है। हम लोगों ने भाई अंतर्राष्ट्रीय परिवहन में देखा था कि दक्षिण अमेरिका में बहुत अच्छे से रेल मार्ग विकसित नहीं है, लेकिन 2 ही जगह ऐसी हैं जहां पर रेल मार्ग जो है वो सघन है, जिनके नाम अर्जेंटीना के पंपास तथा ब्राजील के कौन से क्षेत्र में रेल मार्ग जो है वो सघन है, क्योंकि बाकी सभी जगह तो रेल मार्गों की स्थिति अच्छी नहीं है। तो अर्जेंटीना का तो पंपास क्षेत्र था, ब्राजील का कौन सा क्षेत्र था आप लोगों को बताना है। ब्राजील का क्षेत्र था प्लाटो, ठीक है, ब्राजील का कौन सा क्षेत्र था? प्लाटो। तो ब्राजील के प्लाटो और अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में रेल मार्ग जो था वो सघन अवस्था में था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को 2 प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। चलिए, तीसरा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश खालिस्तान का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे अधिक है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है, आप लोगों को बताना है, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। तो सही आंसर आप में से बहुत से लोग गैस कर पा रहे होंगे, सही आंसर है दिल्ली। भाई, सबसे ज्यादा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश या जनसंख्या के हिसाब से हम लोग देखें तो कौन सा है? दिल्ली। दिल्ली में कितनी जनसंख्या है? ठीक है, दिल्ली में कितनी जनसंख्या है? क्या आपको लगता है कि अंडमान निकोबार, दादर और नागर हवेली, लक्षद्वीप, इनमें ज्यादा जो है वो जनसंख्या घनत्व होगा? नहीं, डेफिनेटली नहीं होगा। दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार वो सबसे अधिक है। अच्छा, आप लोग अब यहां पर ये सोच सकते हैं, सोच कर देखिए, हम लोगों ने अभी इतने कम प्रश्न हल किए हैं और उनमें से भी 3 प्रश्न यहां पर जनगणना आधारित पूछ लिए गए हैं। अभी पिछले हम लोगों ने जो वैकल्पिक प्रश्न देखे थे उसमें 2 प्रश्न पूछ लिए गए थे, एक नगरीकरण वाला, एक वार्षिक वृद्धि दर वाला, और तीसरा प्रश्न भी यहां पर पूछ लिया गया है। सोच कर देखिए अब कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनगणना। इस तरीके से इवैल्यूएशन करने में, मूल्यांकन करने में हम लोग को मदद मिलती है जब हम सैंपल पेपर को हल करते हैं, चीजें समझ में आने लगती हैं, ठीक है। चलिए, तो भारत में नगरों का अभ्युदय किस काल में हुआ था? बताओ, भारत में नगरों का अभ्युदय कब हुआ? अभी हुआ? अभी नगर बने हैं क्या भारत में? नहीं,
भारत में नगर तो प्राचीन काल में ही थे। हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दो नगर कितने महत्वपूर्ण बहुत अच्छे से पढ़े थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कितने महत्वपूर्ण नगर हम लोगों ने पढ़े थे। प्राचीन काल में भी भारत में नगर हुआ करते थे, सोच कर देखिए। चलो पांचवा प्रश्न हम लोग देख रहे हैं कि खालिस्तान राज्य देश का आधे से अधिक ज्वार उत्पादित करता है। ऐसा कौन सा राज्य है जो देश का आधे से ज्यादा ज्वार का उत्पादन करता है? ज्वार मोटा अनाज है भाई, मिलेट्स है। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो राज्य है यह भारत में आधे से ज्यादा ज्वार का उत्पादन करता है। और अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न आप लोगों को खालिस्तान में पूछा जा रहा है कि इंदिरा गांधी नहर पंजाब में किस बांध से निकलती है? कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंदिरा गांधी नहर पंजाब में किस बांध से निकलती है? तो पंजाब के भाखड़ा नागल बांध जो सतलज नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी? सतलज नदी पर बना हुआ है। यहां से इंदिरा गांधी नहर, जिसका पुराना नाम क्या है? चलिए इस तरीके से ही तो प्रश्न हल करने हैं। पुराना नाम, पूरी हिस्ट्री आप लोगों को पता होनी चाहिए। इससे अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी प्रश्न तक बन सकते हैं। तो इंदिरा गांधी नहर जिसका पुराना नाम क्या है? राजस्थान नहर, ये भाखड़ा नागल बांध से निकलती है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये फिल इन द ब्लैंक्स जो मैंने अभी बताए बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मजा आ रहा है कि नहीं वीडियो में? चलिए ये बताइए। अगर वीडियो में मजा आ रहा है, मैं जो पढ़ा रहा हूं आप तक पहुंच रहा है, तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। तो दो प्रश्न हम लोगों ने देख लिए। पहला ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने देख लिया, दूसरा रिक्त स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स देख लिए। अब हम लोगों को देखना है तीसरा प्रश्न जिसमें आप लोगों को ट्रू एंड फॉल्स यानी सत्य और असत्य स्टेटमेंट्स पहचानने हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, चलिए। तो पहला ही प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया जा रहा है कि जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत के पहले चरण में प्रजननशीलता और मर्त्यता दोनों में काफी गिरावट आती है। प्रजननशीलता और मर्त्यता दोनों में गिरावट आती है। आप मुझे बताइए ये सही हो सकता है या गलत हो सकता है? भाई ये डेफिनेटली गलत है। क्यों? क्योंकि जनांकिकीय संक्रमण का जो पहला सिद्धांत, आप सोच कर देखिए 1921 के पहले की जब बात हो रही है, क्या इस समय लोगों में जागरूकता थी जनसंख्या को लेकर? नहीं। 10-10, 12-12 बच्चे हुआ करते थे। आप अपने दादा और दादी के जमाने में देख लीजिए कितने बच्चे हैं उनके, और उससे पहले पीढ़ी की देखिए। तो भाई इस समय जो जनसंख्या वृद्धि थी, बहुत तेज इसमें वृद्धि हो रही थी। क्यों ज्यादा बच्चे पैदा करते थे लोग? क्योंकि लोगों में जागरूकता नहीं थी। साथ ही साथ लोगों का ये मानना था कि भाई बीमारियां इतनी ज्यादा होती थी पहले के समय में कि 10-12 बच्चे पैदा होंगे, उनमें से 5-6 बचेंगे, क्योंकि कुछ बीमारियों की वजह से दुर्भाग्यवश मर जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से भी कई बार ज्यादा बच्चे पैदा करते थे। तो प्रजननशीलता भी ज्यादा थी, मतलब जन्म दर भी ज्यादा थी, ज्यादा लोग पैदा होते थे, लेकिन मरते भी उतने ही ज्यादा थे क्योंकि बीमारियां बहुत ज्यादा होती थी। इलाज लोगों तक उपलब्ध नहीं था, जागरूकता नहीं थी, जैसा कि मैंने कहा। तो जनांकिकीय संक्रमण के पहले चरण में प्रजननशीलता और मर्त्यता दोनों में गिरावट नहीं थी भैया, इसमें बढ़ोतरी थी। दोनों ही अधिक हुआ करते थे। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये पहला प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मजा आ रहा है ना? चलिए दूसरा प्रश्न बताइए। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में प्रति एकड़ उपज कम होती है। तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में प्रति एकड़ उपज कम होती है क्या? हाँ भाई ये बात तो सही है, क्योंकि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि जो है बहुत बड़े क्षेत्रों में होती है, एक्सपोर्ट करने के उद्देश्य से होती है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होती भाई, ठीक ठाक अच्छी कृषि हो जाती है। बार बार हम, अब हमारे पास क्या है, हम तो, हमारा भारत देश जो है वो गरीब देश है। बहुत किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन है, तो वो कोशिश ये करते हैं कि 1 एकड़ ज़मीन को भी पूरी तरीके से वसूल लिया जाए, इसमें इतनी इंटेंस फार्मिंग की जाए, एक साल में 3-3 फसलें बो दी जाएं जिससे ज़्यादा उत्पादन हो, प्रति एकड़ ज़्यादा उत्पादन जो है उस लेवल को हम लोगों को रीच करना है। लेकिन विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में प्रति एकड़ जो उत्पादन होता है वो कम होता है, और भारत जैसे देश में जहां पर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं होती वहां पर उत्पादन प्रति एकड़ की बात कर रहा हूं, प्रति एकड़ उपज जो है कम होती है। भारत में प्रति एकड़ उपज ज़्यादा होती है और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में प्रति एकड़ उपज कम होती है। लेकिन अगर ओवरऑल उत्पादन की बात करें,
ओवरऑल उत्पादन की बात करें तो यहां पर ओवरऑल उत्पादन ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो किसान होते हैं उनके पास 400 एकड़, 500 एकड़, 1,000, 2,000 एकड़ इस तरीके से जमीन होती है। भारत जैसे नहीं कि बल्कि 2 एकड़, 3 एकड़, यहां पर ज्यादा जमीन भी लोगों के पास होती है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये दो प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए तीसरा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। बताइएगा कि राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है। राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है। आप बताइए कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो राइन नदी क्या जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है? हाँ, बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि राइन नदी बहुत फेमस नदी है। हम लोगों ने देखा हुआ था आंतरिक जल परिवहन वाले जब हम लोग टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे तो कोयले का बहुत ज़्यादा इसके माध्यम से परिवहन होता है। यात्री परिवहन, माल परिवहन बहुत ज़्यादा होता है राइन नदी के माध्यम से। तो राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है, ये एकदम सही बात है। चौथा जो आप लोगों से सत्य पूछा गया है कि अनाज उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, भारत प्रथम स्थान पर नहीं है अनाज उत्पादन में, इतनी भूमि भारत में नहीं है। और दिक्कत यह है ना कि जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि अनाज उत्पादन भी होगा तो उपभोग भी होगा, मतलब हम जितना पैदा करेंगे अनाज उतना खा भी जाएंगे, इसलिए पहले स्थान पर थोड़ा सा मुश्किल है आना। तो अनाज उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। पांचवा प्रश्न पूछा जा रहा है कि लौह अयस्क के प्रगलन, प्रगलन का मतलब होता है गलाना, लौह अयस्क को गलाने के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? डेफिनेटली ये स्टेटमेंट सही है। लोहे को पिघलाने के लिए मैग्नीज का उपयोग जरूर किया जाता है। तो सही आंसर इसका है लौह अयस्क को पिघलाने यानी प्रगलन के लिए मैग्नीज जरूरी है। और लास्ट प्रश्न आप लोगों से सत्य असत्य पूछा गया है कि चेन्नई पत्तन पूर्वी तट पर स्थित सबसे पुराने पत्तनों में से एक है। तो सबसे पहले तो ये बताइए, दो तरीके से आप लोगों से ये पूछ लिया गया है कि चेन्नई पत्तन जो है वो पूर्वी तट पर स्थित है। पूर्वी तट आप सभी को पता है, क्या ये पूर्वी तट है? हाँ, डेफिनेटली चेन्नई पत्तन जो है पूर्वी तट पर स्थित है। दूसरा एक जो प्रश्न का ही हिस्सा है कि सबसे पुराने पत्तनों में से एक है। हाँ, ये सबसे पुराने पत्तनों में से एक है। तो ये बिल्कुल एकदम सही जवाब है। तो आप लोगों को सत्य असत्य ही स्टेटमेंट बताने थे। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न, तीसरा प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मजा आ रहा है ना वीडियो में? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो तुरंत चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। चलिए अब हम चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आप लोगों को सही जोड़ी बनाकर बताना है। आप लोगों को मैच दी कॉलम जो है यहाँ पर पूछ लिया गया है। दो कॉलम दिए गए हैं, का कॉलम और खा कॉलम। इसमें आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है, इसमें उत्तर दिया गया है, लेकिन उत्तर जो है वो रीअरेंज नहीं है। ठीक है, आप लोगों को बताना है जैसे सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है। देखिए बहुत आसान होता है, ऐसा नहीं है। ये जो फ्री में नंबर जो बंटने वाली चीज होती है ना, एक तरीके से ये है। अब देखिए सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक राज्य, तो आप लोगों को राज्य कौन से कॉलम में दिए, मतलब कौन सी रो में दिए गए हैं? एक तो ये रो ये है, एक रो ये है। अब ये तो उत्तर नहीं हो सकता ना, क्योंकि राज्य पूछा गया है, तो ऑब्वियस सी बात है ये तीन ऑप्शन तो अपने आप हट जाएंगे। सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मूंगफली उत्पादक राज्य, अच्छा ये भी हट जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तीनों में ही सबसे ज्यादा मूंगफली पैदा हो रही हो, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। सही आंसर है गुजरात। तो कोई जरूरी नहीं है कि हर प्रश्न पढ़कर जो है रट कर ही सही हो, कॉमन सेंस से भी बहुत से प्रश्न हल हो जाते हैं। तो इसका सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक राज्य, इसका उत्तर है गुजरात। सही आंसर है ऑप्शन सबसे लास्ट वाला। ठीक है, सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो सबसे सही है। द्रविड़ भाषा परिवार, आप लोगों से पूछा गया है कि द्रविड़ भाषा जो परिवार है, द्रविड़ भाषा परिवार ये कहां पर मिलता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। कृषि 1979, 1951 से 81। अगेन ये चारों ही ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएंगे, क्योंकि द्रविड़ लोग जो हैं वो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में अधिक होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग मैच द कॉलम करेंगे। दो प्रश्न हम लोगों ने देख लिए हैं। अब मैं डायरेक्ट आप लोगों को उत्तर बता देता हूं कि पहले का उत्तर क्या है, ई। ठीक है, तो सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। दूसरे का उत्तर है आ, द्रविड़ भाषा जो परिवार है वो तमिलनाडु,
कर्नाटक और केरल में पाए जाते हैं। भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि जो है वो कौन सी है, आप लोगों को बताना है। तीसरे का आंसर ये 1951 से 81। 1951 से 81 के दौरान भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या विस्फोट हुआ। अब आप खुद एक ये प्रश्न भी आप लोगों को अपने आप हल हो जाएगा, पता है कैसे? क्योंकि आप सभी को पता है कि जनसंख्या हर 10 साल में जो है वो होती है। मतलब हमारे यहाँ जनगणना जो हुई थी लेटेस्ट जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। इसके पहले कब हुई? तो भाई इसके पहले 2001 में हुई। उसके पहले कब हुई? 1991 में। उसके पहले 1981 में। इसके पहले 1971 में। इसके पहले 1961 में। और इसके पहले 1951 में। इस तरीके से जनगणना हुई हर 10 साल में। तो यहाँ पर 10 साल वाला ये लास्ट में एक वाला आंकड़ा कौन सा है देख लीजिए, ये 1979 तो नहीं है। और एक साल में तो जनसंख्या वृद्धि नहीं होती ना, मतलब अगर हम जनसंख्या विस्फोट की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें बहुत से ईयर्स शामिल होते हैं। 1951 से 1981 ये जो साल थे, इस दौरान भारत में जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट की जो अवधि थी कि जनसंख्या एकदम अपार जनसंख्या बढ़ गई। क्योंकि आज़ादी के पहले याद रखिएगा भारत की जनसंख्या बहुत कम थी, 30-35 करोड़ के आसपास थी। और एकदम से जब हम आज़ाद हुए जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। तो 1951 से 81 का ये दौर था जनसंख्या विस्फोट का। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। चौथा आप लोगों को बताना है आर्यभट्ट। अब आर्यभट्ट मतलब, आर्यभट्ट का मतलब ये नहीं है कि आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था। यहां पर आर्यभट्ट जो उपग्रह है उसको लॉन्च करने की बात हो रही है कि वो लॉन्च कब हुआ था। तो वो लॉन्च हुआ था 1979। ठीक है, कब हुआ था? 1979। ये आर्यभट्ट सैटेलाइट जो था वो 1979 को लॉन्च हुआ था। और लास्ट में आप लोगों से पूछा जा रहा है प्राथमिक क्रियाकलाप। हम लोगों ने प्राइमरी सेक्टर पढ़ा है, हम लोगों ने सेकेंडरी सेक्टर पढ़ा है, टर्शरी, क्वाटरनरी, ये सेक्टर जो है हम लोगों ने पढ़े हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप। तो प्राथमिक क्रियाकलाप में मैंने आप लोगों को कहा था कि कृषि जो है वो प्राथमिक क्रियाकलाप है, पशुपालन जो है वो प्राथमिक क्रियाकलाप है। ठीक है, पढ़ा था ना हम लोगों ने। और इसके अलावा हम लोगों ने खनन पढ़ा था, माइनिंग पढ़ा था कि माइनिंग भी प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो इनमें से कृषि आप लोगों से पूछ लिया गया है, तो प्राथमिक क्रियाकलाप सही उत्तर है कृषि। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्राथमिक क्रियाकलाप कृषि सही उत्तर। तो 4 प्रश्न हम लोगों ने हल कर लिए हैं और हम लोगों के यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, फ्री में नंबर बंटने वाले प्रश्न एकदम खत्म हो गए हैं। लेकिन याद रखिएगा आपका जो स्कोर है, खासकर ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, उनके नंबर अगर मैं बोलूँ ना तो सबसे ज़्यादा कहाँ कटते हैं, तो वो उन्हीं प्रश्नों में कटते हैं जो हम लोगों ने अभी देखे। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के वैकल्पिक प्रश्न गलत हो जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से उन प्रश्नों को देखें। और एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो वैकल्पिक प्रश्न पूछे गए, चाहे वो मतलब ऑब्जेक्टिव विकल्प वाले हों, चाहे रिक्त स्थान हो, चाहे मैच द कॉलम हो, वो प्रश्न परिवर्तित होकर बोर्ड एग्जाम में अति लघुत्तरीय प्रश्नों के रूप में भी आ सकते हैं। इसलिए प्रश्न हमें ऐसे तैयार करने हैं कि कोई प्रश्न कहीं दूसरी जगह पर भी पूछा जा सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स वाला हो सकता है सही जोड़ी में लाने के लिए पूछ लिया जाए, सत्य सत्य में पूछ लिया जाए। तो हर प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो में मज़ा आ रहा होगा, सारी बातें क्लियर हो रही होंगी, मैं जो प्रश्न समझा रहा हूं आप तक पहुंच रहे होंगे, सही आंसर आप गैस कर पा रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। चलिए अब आप लोगों से 5वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक वाक्य में हम लोगों को उत्तर देना है, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट की जो अवधारणा थी, ये जो थ्योरी थी, किसके द्वारा लाई गई थी। तो भाई मैंने आप लोगों को 2 व्यक्ति बताए थे। एक व्यक्ति जो पाकिस्तान के हैं जिनका नाम है महबूब उल हक, मैंने बताया था इनका बहुत बड़ा योगदान था मानव विकास रिपोर्ट को लाने में। तो महबूब उल हक, और भारत के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अमर्त्य सेन। क्या नाम था इनका? अमर्त्य सेन। इन दोनों का ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, ह्यूमन डेवलपमेंट की अवधारणा में। फिर मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर इन दोनों में भी अगर एक ऑप्शन चुनना हो तो आप महबूब उल हक का चयन करेंगे। तो सही आंसर इसका होगा कि मानव विकास की अवधारणा महबूब उल हक ने
प्रतिपादित की थी, या महबूब उल हक के द्वारा ये मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि सिंगापुर और होनोलुलु किस प्रकार के पत्तनों के उदाहरण हैं। सिंगापुर और होनोलुलु, तो हम लोगों ने पत्तन पढ़े हुए थे। सही आंसर है कि ये दोनों जो हैं वो प्राकृतिक बंदरगाहों के उदाहरण हैं। बंदरगाह दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम, है ना। अगर हम उनकी बनावट के आधार की बात करें तो या तो वो पहले या प्रकृति ने खुद बनाए होते हैं या मानव ने बनाए होते हैं। तो ये दोनों ही बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाहों के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत में गेहूं के 2 शीर्ष उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। भारत में गेहूं के 2 शीर्ष उत्पादक आप लोगों को उत्पादक राज्यों के नाम लिखना है। 2 राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश और पंजाब। ठीक है, उत्तर प्रदेश और पंजाब। इस प्रश्न को आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। लेकिन एक यहां पर एरर ये है कि अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो उत्तर प्रदेश और पंजाब जो है ये आप लोगों को उत्तर मिलेगा, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, 1-2 वर्षों में आप ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश ने पंजाब और उत्तर प्रदेश को भी पीछे कर दिया है। मध्य प्रदेश की जो रैंक आ रही है ना, फर्स्ट नंबर पे आ रही है। और चूंकि ये एमपी बोर्ड का ही पेपर है, इसलिए याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर मध्य प्रदेश, अगर यही प्रश्न पूछ लिया गया तो आप लोग मध्य प्रदेश उत्तर लगाएंगे। मध्य प्रदेश कृषि कर्मण अवार्ड भी 7 बार जीत चुका है। ठीक है, लगभग 6 से 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड। कृषि कर्मण अवार्ड उसी राज्य को मिलता है जिस राज्य में कृषि उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। तो पिछले 6-7 वर्षों से लगातार मध्य प्रदेश जीत रहा है, और गेहूं उत्पादन में तो इस साल उसने पंजाब को भी पीछे कर दिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर करंट अफेयर्स के हिसाब से मैं बता रहा हूं, करंट अफेयर्स के हिसाब से तो वो कौन सा है? वो है मध्य प्रदेश। लेकिन चूंकि आप लोगों से 2 शीर्ष उत्पादक राज्य पूछे हुए थे, तो शीर्ष में तो भाई टॉप 3 में तो ये दोनों भी आते ही हैं। 1 में भले ही मध्य प्रदेश हो, टॉप 3 में तो ये दोनों भी आते हैं, तो आप इनका नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का नाम भूलिएगा मत। एक चीज और कि यहाँ पर जो हम प्रश्न हल कर रहे हैं ना, इसमें जो आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, मैं उन प्रश्नों को भी हल करवा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को जो भी ऑप्शंस में दिए गए हैं मैं उन प्रश्नों को भी हल करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुन चुन के उत्तर बता रहा हूँ, सभी प्रश्न कुल मिलाकर मैं बता रहा हूँ। चलिए चौथा प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत की जनसंख्या की किस अवस्था में वृद्धि दर निम्न थी। भारत की जनसंख्या की किस अवस्था में वृद्धि दर निम्न थी। वृद्धि दर निम्न थी मतलब जन्म दर भी निम्न थी, जन्म दर जो थी वो भी बहुत निम्न थी, और मृत्यु दर जो थी, किस अवस्था में मृत्यु दर जो थी वो हाई थी। अगर ज्यादा लोग मरेंगे और कम पैदा होंगे, मरेंगे ज्यादा और पैदा जो होंगे वो कम होंगे, या फिर हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जन्म दर भी उच्च है, जन्म दर भी क्या है यहां पर? उच्च। जन्म दर भी क्या है? उच्च है, और मृत्यु दर भी उच्च है, मृत्यु दर भी जो है वो उच्च है। और मान लीजिए नेट इनका निकालें तो कम ही जनसंख्या बढ़ रही है, तो वो कौन सी अवस्था थी? तो याद रखिएगा ये अवस्था डेफिनेटली आजादी के पहले की थी, और इसमें अगर हम ईयर की बात करें तो ईयर का जो था प्रथम चरण, मतलब 1921 के पहले ये जो चरण था, यहां पर इस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे निम्न स्तर पर थी। बहुत धीमी गति से जनसंख्या बढ़ रही थी, क्योंकि लोग पैदा हो रहे थे तो मर भी रहे थे, लोग पैदा भी हो रहे थे और मर भी रहे थे। तो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे निम्न स्तर पर जनांकीय संक्रमण सिद्धांत यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की प्रथम अवस्था में थी। हम लोगों ने जनसंख्या वृद्धि दर की अवस्थाओं के बारे में भी जाना था, याद रखिएगा, हम लोगों ने विभिन्न अवस्थाओं के ऊपर भी चर्चा की थी। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तीसरा चरण। तो एक चरण ऐसा था जिसमें बहुत तेजी से जनसंख्या विस्फोट हुई थी। अभी हम लोगों ने ऑप्शन भी देखा था 1951 से 81 में, क्योंकि इस दौरान क्या था? जन्म दर क्या हुई? जन्म दर तो बढ़ गई, लेकिन मृत्यु दर में गिरावट आ गई। अब सोच कर देखिए, पैदा लोग ज्यादा हो रहे हैं, मर कम रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जनसंख्या वृद्धि ज्यादा होगी। चलिए अब आप लोगों से 5वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार कहां से कहां था। क्या मैंने आप लोगों को जब ये चैप्टर पढ़ाया था ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नाम का जो चैप्टर है, व्यापार परिवहन नाम का जो चैप्टर है, वो दोनों ही बुक में है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को नेशनल वाटरवेज संख्या 1, संख्या 2 और संख्या 3 याद ही रखना है। इससे संबंधित प्रश्न डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बस देख लीजिए। नेशनल वाटरवे पूछ लिया गया है, हो सकता है नेशनल हाईवे भी पूछ लें मेन एग्जाम में, तो 1, 2, 3 तो याद ही होने चाहिए, टॉप 3।
खैर, भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार इलाहाबाद से हल्दिया है, मैंने बताया था गंगा नदी पर भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक विस्तारित है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये आप लोगों से पूछ लिया गया है। चलिए, छठवां प्रश्न अब आप लोगों से पूछ लिया जा रहा है कि मानव भूगोल के क्षेत्रों के नाम लिखें। मानव भूगोल के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो भाई आर्थिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, सभी मानव भूगोल के क्षेत्र हैं, हम लोगों ने देखा था। और जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अगर संस्कृति का अध्ययन करेंगे भूगोल में तो सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करेंगे तो सामाजिक भूगोल, अगर हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे, उद्योगों का अध्ययन करेंगे तो आर्थिक भूगोल, और इतिहास की बात करेंगे तो ऐतिहासिक भूगोल। इसी के अथवा में प्रश्न पूछा जा रहा है कि एलन-सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। एलन-सी सैंपल आप लोगों को पता है एक भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने मानव और पर्यावरण के बीच संबंध को मानव भूगोल के रूप में परिभाषित किया था। तो एलन-सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल पर्यावरणीय निर्धारण की अवधारणा पर आधारित है जो मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच परस्पर संबंधों का अध्ययन करता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि मनुष्य और उसके पर्यावरण, मनुष्य और उसके एनवायरनमेंट के बीच जो संबंध होता है यही मानव भूगोल का पहलू है। देखिए, कुल मिलाकर दो भूगोल हम लोगों को पढ़ने हैं, एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। भौतिक भूगोल आप काय में पढ़ते हैं? 11वीं क्लास में पढ़ते हैं। आप लोगों ने पर्वत पढ़े हैं, पठार पढ़े हैं, मैदान पढ़े हैं, सब पढ़ा है आप लोगों ने भौतिक भूगोल में। अब जब 12th क्लास में आते हैं तो उस भूगोल से मानव का, इंसानों का क्या संबंध है हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, इस परस्पर संबंध को ही हम मानव भूगोल बोलते हैं और ये परिभाषा दी थी एलन-सी सैंपल ने। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को 6 प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर, छठवां प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए, 7वां प्रश्न अब आप लोगों से पूछा जा रहा है कि प्रवास को निर्धारित करने वाले कारकों के 2 समूह कौन से हैं। प्रवास को निर्धारित करने वाले कारक मतलब एक जगह से, किसी एक जगह से दूसरे जगह पर अगर मान लीजिए व्यक्ति जा रहा है तो किन कारणों से व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है, आप लोगों को बताना है 2 कारक। 2 कारक मैंने बताए थे आप लोगों को, एक था आर्थिक कारक, एक सामाजिक कारक। ठीक है, आर्थिक कारक कौन से हो सकते हैं कि या तो व्यक्ति रोजगार की तलाश में जा सकता है या फिर व्यक्ति किसकी तलाश में जा सकता है, आय की तलाश में, दोनों बात एक ही है। सामाजिक कारकों की हम बात करें तो शिक्षा के लिए, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा, एजुकेशन के लिए लोग जो हैं वो छोड़कर जाते हैं, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लोग जो है वो छोड़कर जाते हैं। और सिर्फ 2 ही कारक नहीं है, और भी कारक हो सकते हैं, सुरक्षात्मक कारक भी हो सकते हैं ना, मनोरंजन के लिए भी व्यक्ति जो है वो छोड़कर जाते हैं कि भाई शहरों में अच्छी सुविधाएं होती हैं। तो प्रवास को प्रभावित करने वाले 2 कारक जो हैं वो ये हैं, और भी कारक हो सकते हैं लेकिन चूंकि आप लोगों से सिर्फ 2 ही समूह पूछा गया था तो हम 2 ही बताएंगे। तो 7वां प्रश्न हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया है। चलिए, इसी 7वें प्रश्न में मोल्थस का जो सिद्धांत था जनसंख्या वृद्धि का, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। अगेन, जनसंख्या वृद्धि टॉपिक सोचकर देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, हर बार वहां से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। तो थॉमस मोल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत क्या है आप लोगों को बताना है। देखिए, बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत से स्टूडेंट्स को ये जो मोल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत है ना, समझ में नहीं आता। इसको मैं बहुत आसान भाषा में अगर आप लोगों से कहूं तो थॉमस मोल्थस ने कहा था कि जनसंख्या जो हमेशा बढ़ती है ना, हमेशा बढ़ती है तो इस क्रम में बढ़ती है कि जनसंख्या 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस क्रम में जनसंख्या बढ़ती है। और जो अनाज उत्पादन होता है वो इस क्रम में होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस क्रम में अनाज का उत्पादन होता है। जनसंख्या इस क्रम में बढ़ रही है और अनाज का उत्पादन इस क्रम में बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर जनसंख्या ज्यादा होगी और अनाज कम होगा तो या तो प्रकृति खुद इंसानों को मार डालेगी या फिर आप खुद ही जो है अपने आप संभल जाइए। तो या तो प्रकृति खुद इंसानों को कैसे मार डालेगी कि भैया अनाज रहेगा ही नहीं, लोग भूखमरी का शिकार हो जाएंगे और भूखे रहने पर मजबूर हो जाएंगे, तो अनाज नहीं मिलेगा तो लोग मर जाएंगे। तो या तो आप खुद समझ जाइए, जनसंख्या को खुद कर्व करिए या प्रकृति कर्व कर देगी, या तो खुद जनसंख्या कंट्रोल करिए या प्रकृति करेगी। और यही सिद्धांत थॉमस मोल्थस का सिद्धांत था। इसको प्रैक्टिकली भी आप समझ सकते हैं, मैं अभी बताता हूं प्रैक्टिकली कैसे। सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। तो थॉमस मोल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत ये बताता है कि जनसंख्या ज्यामितीय रूप में बढ़ती है जबकि खाद्य उत्पादन अंकगणितीय रूप में बढ़ता है। जनसंख्या ज्यामितीय रूप में बढ़ती है मतलब अभी मैंने बताया कि 1, 2, 4, 16, 32, 64 इस क्रम में जनसंख्या बढ़ रही है। देखिए, गुणोत्तर वृद्धि हो रही है, लेकिन अनाज उत्पादन अंकगणितीय रूप में बढ़ रहा है, 1, 2, 3, 4। अब कहने का मतलब क्या है, देखिए
जनसंख्या कैसे बढ़ती है? जनसंख्या ऐसे बढ़ती है कि मान लीजिए एक व्यक्ति था, एक पुरुष था और एक महिला थी। इन दोनों की जो हो गई शादी हो गई और इनके 3 बच्चे हो गए। कितने बच्चे हो गए? 3। अब ये बच्चा था, एक गुड्डू था, क्या था? एक गुड्डू था, एक टिल्लू था और एक पिंकी थी। मान लीजिए 3 लड़के हो गए, ठीक है। अब गुड्डू की जब शादी होगी तो गुड्डू के फिर 3 बच्चे हो जाएंगे, टिल्लू की शादी होगी, टिल्लू के फिर 4 बच्चे हो जाएंगे, पिंकी की शादी होगी, पिंकी के मान लीजिए 2 बच्चे हुए। तो सोचकर देखिए ये क्रम कितना तेजी से बढ़ रहा है कि पहले दो लोग थे, 2 से 3 हो गए और 3 से कितने हो गए? 3 और 4, 4 3 7 2 9। तो 2 थे यहां पर, फिर यहां पर 3 हो गए और फिर यहां पर 9 हो गए। तो जनसंख्या इस क्रम में इस अनुसार बढ़ रही है। और दूसरी तरफ खाद्य उत्पादन तो ऐसे ही बढ़ रहा है भैया, 1 2 3 4 इस क्रम में बढ़ रहा है। भाई खाद्य उत्पादन आप ज्यादा नहीं कर सकते, जमीन सीमित है। एकदम से ऐसा थोड़ी ना होगा कि मान लीजिए 10 बोरा मान लीजिए गेहूं निकल रहा था तो एकदम से जनसंख्या बढ़ गई तो उसी खेत से अब 20 बोरे निकल जाएंगे, ऐसा होगा क्या? ज्यादा से ज्यादा आप कीटनाशक यूज करोगे, खरपतवार जो है खरपतवार मारने के लिए मान लीजिए दवाई छिड़कोगे या फिर आप लोग जो है अच्छे उर्वरक यूज करोगे तो 10 से 12 बोरे पैदा होंगे। ऐसा थोड़ी ना होगा कि 10 से 20 या 25 पैदा हो जाएंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है लेकिन खाद्यान्न उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। तो अगर आपने जनसंख्या को इस तरीके से बढ़ने दिया और अनाज उत्पादन नहीं बढ़ा तो क्या होगा भाई? लोग भूखमरी के शिकार हो जाएंगे, एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाएंगे और अल्टीमेटली जनसंख्या कर्व हो जाएगी। तो लोगों को समझाने के लिए थॉमस माल्थस ने यह सिद्धांत दिया था, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न अब आप लोगों से पूछ लिया जा रहा है कि मानव विकास के 4 स्तंभ कौन से हैं? मानव विकास के 4 स्तंभ, ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 स्तंभ हमें बताना है। तो 4 स्तंभ कौन से हैं? सबसे पहले है समानता, दूसरा है उत्पादकता, तीसरा है स्थायित्व और चौथा है सशक्तिकरण। ये 4 स्तंभ मानव विकास के 4 स्तंभ जो हैं वो कहे जाते हैं, समानता, उत्पादकता, स्थायित्व और सशक्तिकरण। और मुख्य रूप से याद रखिएगा इनके नाम हर बुक में अलग हो सकते हैं, मतलब आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, हर व्यक्ति नाम अलग लिख सकता है, समानता, उत्पादकता, कुछ लोग आए भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोगों को ये 4 नाम बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। समानता होनी चाहिए, लोगों के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए ताकि लोग जो हैं वो संलग्न हो आर्थिक क्रियाकलापों में। सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आज रोजगार मिला कल के दिन खत्म हो गया, छिन गया। आज हम आय में संलग्न हो गए, आय हमारी अच्छी हो रही है, कल के दिन नहीं हो रही है। तो ये स्थायित्व होना चाहिए, इसको हम सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं। और सशक्तिकरण मतलब हर व्यक्ति एम्पावर होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये 8वां प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी के ऑप्शन में प्रश्न पूछा जा रहा है कि जनसंख्या घनत्व किसे बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि एक इकाई क्षेत्रफल में जितने लोग रहते हैं इसको हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर का मतलब यह है कि एक किलोमीटर लंबाई, 1 किलोमीटर चौड़ाई का जो क्षेत्र है इसमें कितने लोग रह रहे हैं। मान लीजिए 2 क्षेत्र हैं, ठीक है, 2 क्षेत्र हैं सेम, प्रति वर्ग किलोमीटर ये भी है, प्रति वर्ग किलोमीटर ये भी है, और यहां पर जनसंख्या देख लीजिए इस प्रकार रह रही है डॉट्स, और यहां पर जनसंख्या इस प्रकार रह रही है जो ज्यादा डॉट्स को बता रही है। तो दोनों ही बॉक्स को आप कंपेयर करेंगे तो पता लगेगा कि इस बॉक्स में ज्यादा डॉट्स हैं, मतलब यहां पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, अगर डॉट्स लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है तो प्रति वर्ग किलोमीटर में याद रखिएगा, 1 वर्ग किलोमीटर में 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ाई का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो प्रति वर्ग किलोमीटर में जो व्यक्तियों की संख्या होती है इसी को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर के एरिया में, क्षेत्र में जहां पर ज्यादा लोग रहते हैं तो हम बोलेंगे वहां का जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। जैसे केंद्र शासित प्रदेश वाला आप लोगों से प्रश्न पूछ लिया गया था तो आपने उसका उत्तर क्या बताया था? दिल्ली। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में, हर 1 किलोमीटर के क्षेत्र में दिल्ली में ज्यादा लोग निवास करते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं जनसंख्या घनत्व, ठीक है। चलिए 9वां प्रश्न अब आप लोगों से पूछा जा रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलापों के नाम लिखिए। प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी गतिविधियां आती हैं? तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि कृषि हो गया, खनन हो गया, पशुपालन हो गया, शिकार करना हो गया,
ये सब जो गतिविधियां हैं ये प्राथमिक क्रियाकलापों के अंतर्गत आती हैं। तो बस इन्हीं का नाम आप लोगों को लिख देना है। कृषि, मछली पकड़ना, खनन, वानिकी, वानिकी का मतलब होता है वृक्षारोपण वगैरह, फॉरेस्ट्रीज, अगर मान लीजिए फॉरेस्ट से आप कोई प्रोडक्ट कलेक्ट करते हैं तो ये सभी क्रियाकलाप जो हैं वो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। खेतीबाड़ी करना, मछली पकड़ना, क्योंकि आप डायरेक्टली पर्यावरण का उपयोग करके, पर्यावरणीय संसाधनों का प्रयोग करके चीजें पैदा कर रहे हो, चीजों का उत्पादन कर रहे हो। खनन, माइनिंग, यहाँ पर भी पर्यावरण का खेल होता है, और वानिकी, ठीक है। ये चारों चीजें जो हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। शिकार करना भी आ सकता है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये 9 प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसी के अथवा में आप लोगों से पूछा गया है कि गहन निर्वाह कृषि किन प्रदेशों में की जाती है, इसके प्रकार लिखिए। गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह का कृषि का मतलब ये होता है कि भैया पर ईयर हम लोगों को ज्यादा उत्पादन करना है, गहन निर्वाह कृषि में, ठीक है। पर ईयर हम लोगों को ज्यादा उत्पादन करना है, तो इसके 2 प्रकार हम लोगों को और बताने हैं। तो घनी निर्वाह कृषि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। आप लोगों से पूछा जा रहा है किन प्रदेशों में, तो भाई उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं, आप सभी को पता है बहुत अच्छे से कि उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं वहां पर जनसंख्या अधिकतर जो रहती है वो गरीब जनसंख्या या अल्प विकसित देश वहां पर रहते हैं, ठीक है, इस क्षेत्र में। अब इस क्षेत्र में अगर ज्यादा उत्पादन करना है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर हर साल हम लोगों को हर एक सीजन में फसल बोनी पड़ेगी, तभी तो गहन खेती करेंगे, ज्यादा उत्पादन होगा। तो ये जो क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यहाँ पर घनी निर्वाह कृषि होती है, और ये 2 प्रकार की होती है, एक आर्द्र और एक शुष्क। आर्द्र को यहाँ पर गीली लिखा गया है वैसे तो, लेकिन आप आर्द्र शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो आर्द्र कृषि यहाँ पर होती है, आर्द्र कृषि मतलब पानी वाली, और शुष्क कृषि ऐसी फसलें की जाती हैं पैदा जहाँ पर पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा नहीं होती। तो ये 9वां प्रश्न हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया है ना। चलिए अब 10वां प्रश्न देख लेते हैं कि जनसंख्या संगठन से क्या आशय है। जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। कुल मिलाकर जनसंख्या में अगर हम लोग देखें तो जनसंख्या संरचना का अर्थ है कि आबादी में जो लोग रहते हैं उनकी आयु क्या है, किस लिंग के लोग ज्यादा हैं, किस व्यवसाय में संलग्न लोग ज्यादा हैं, शिक्षा व्यवस्था उन लोगों की कैसी है। तो इन सभी पहलुओं के आधार पर अगर हम लोग देखें इन सभी पहलुओं की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई जनसंख्या संगठन की बात हो रही है। मतलब कुल मिलाकर स्ट्रक्चर कैसा है जनसंख्या का, सिर्फ लोग हैं वो ठीक है, लेकिन लोगों में अधिकतर पुरुष हैं कि महिलाएं हैं कि बराबर हैं, लोगों का व्यवसाय क्या है, अगर लोगों के व्यवसाय की बात होती है तो भाई लोगों में शिक्षा का स्तर कैसा है, इन सभी चीजों को अगर हम काउंट करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं जनसंख्या संगठन या स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, वीडियो समझ में आ रही होगी, मजा आ रहा है ना वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, ठीक है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसी में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है 10वें का। तो अथवा का जो प्रश्न है वो ये पूछ रहा है, बोल रहा है कि भाई कायिक घनत्व और कृषि घनत्व किसे कहते हैं। ये दोनों ही टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने पढ़ी हुई है, आइए इनके आंसर देख लेते हैं। कायिक घनत्व का मतलब होता है कि किसी देश या क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को कायिक घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो किसी देश या क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या कायिक घनत्व कहलाती है, और इसका फॉर्मूला है, याद रखिएगा, कुल जनसंख्या अपॉन निविल कृषि क्षेत्र, ठीक है। कुल जनसंख्या बटे निविल कृषि क्षेत्र को हम कायिक घनत्व कहते हैं। फिर कृषि घनत्व किसको बोलते हैं, तो किसी देश या क्षेत्र में कृषि से जुड़े लोगों की संख्या, किसी देश या क्षेत्र में कृषि से जुड़े हुए लोगों की संख्या को कृषि घनत्व कहते हैं। कृषि घनत्व का फॉर्मूला होता है कि कुल कृषि जनसंख्या अपॉन निविल कृषि क्षेत्र, ठीक है। कुल कृषि जनसंख्या अपॉन निविल कृषि क्षेत्र को हम कुल कायिक घनत्व या कृषि घनत्व के रूप में पहचानते हैं। तो दोनों ही फॉर्मूले जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन आप लोगों को निविल कृषि क्षेत्र भी पता होना चाहिए, मतलब निविल कृषि क्षेत्र मतलब ये क्षेत्र आप लोगों को पता होना चाहिए, जितने क्षेत्र में फसल बोई जाती है उसे हम निविल कृषि क्षेत्र बोलते हैं। तो कायिक घनत्व मतलब किसी देश या क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, कायिक घनत्व फॉर्मूला क्या है, कुल जनसंख्या बटे निविल कृषि क्षेत्र। और कृषि घनत्व मतलब किसी देश या क्षेत्र में कृषि से जुड़े लोगों की संख्या कृषि घनत्व कहलाती है, कुल जनसंख्या बटे निविल कृषि क्षेत्र, ये इसका फॉर्मूला होता है।
11वां प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत की ग्रामीण बस्तियों के 4 प्रकारों के नाम लिखिए। भारत में ग्रामीण बस्तियां किस प्रकार की पाई जाती हैं आप लोगों को बताना है। तो हम लोगों ने पैटर्न समझा था बस्तियों का, तो सही आंसर इसका है संकुलित बस्तियां, बिखरी हुई बस्तियां, रैखिक बस्तियां, नगरीकृत बस्तियां। संकुलित बस्तियां मतलब होता है बहुत पास पास जब घर बने होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने मुंबई की जो बस्ती थी उसका उदाहरण भी देखा हुआ था। बिखरी हुई बस्तियां जो थी, जो स्लम एरिया का जो उदाहरण था हम लोगों ने देखा हुआ था ना संकुलित बस्ती में मुंबई की। बिखरी हुई बस्तियां मतलब स्कैटर्ड है, इधर उधर जो है वो फैली हुई हैं। रैखिक बस्तियां मतलब एक लाइन में अगर बस्तियां बसी हुई हैं। और नगरीकृत बस्तियां मतलब नगरों में जिस तरीके से लोग रहते हैं। रैखिक बस्तियां मतलब सीधी लाइन में रोड के मान लीजिए दोनों तरफ लोग रह रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि रैखिक बस्ती है। कैसी रैख, इधर उधर मान लीजिए स्कैटर्ड है, बिखरे हुए हैं, तो हम बोलेंगे बिखरी हुई बस्तियां। संकुलित बस्तियों का मतलब होता है कि एक जगह मान लीजिए धारावी का उदाहरण हम लोगों ने देखा हुआ था कि मुंबई में जो धारावी है उस क्षेत्र में कितने पास पास जो है वो मकान है। एक हम लोगों ने सरकास्टिक वे में वहां पर रोड भी थी, 90 फुट रोड जिस रोड का नाम था, लेकिन 90 फुट उस रोड की चौड़ाई नहीं थी, जिसे हम संकुलित बस्ती के रूप में जानते हैं। और नगरीकृत बस्तियां मतलब जैसी नगरों में होती हैं। ठीक है, तो ये 4 ग्रामीण बस्तियों के प्रकार हैं। भारत के कोई 2 प्राचीन नगरों के नाम लिखिए। भारत के 2 प्राचीन नगरों के नाम जो हैं हम लोग लिख सकते हैं। 2 प्राचीन नगर कौन से हो सकते हैं, एक वाराणसी और एक मथुरा। मतलब प्राचीन काल से ही इनका जो इतिहास है हम सभी को पता है। वाराणसी का हमें पता है काशी विश्वनाथ मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। और मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा। ये दोनों ही नगर अपने आप में प्राचीन नगरों के उदाहरण हैं। हम लोगों ने प्राचीन नगर, सांस्कृतिक नगर, आधुनिक नगर इस तरीके से पढ़े हुए थे, याद आ रहा है ना आप लोगों को। ठीक है, तो इस तरीके से 11वां प्रश्न हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। निविल बोया गया क्षेत्र किसे कहते हैं। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि ऐसा क्षेत्र जिसमें कुल फसल बोई जाती है। तो जिस जमीन पर फसलें उगाई जाती हैं और काटी जाती हैं उसे हम निविल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो जिस जमीन पर फसलें उगाई जाती हैं और काटी जाती हैं, मतलब फसलें आप पैदा कर रहे हो और काट रहे हो, तो हम इसे निविल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। और इसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र भी कहा जाता है। इसे हम लोग शुद्ध बोया गया क्षेत्र भी कहते हैं। तो ये 12वां प्रश्न हम लोगों ने देख लिया है। इसी के अथवा में जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि फसल गहनता की गणना किस प्रकार की जाती है। फसल गहनता की गणना जो है, इंटेंस अगर फार्मिंग हम लोग देखेंगे तो ये कैसे गणना करते हैं। तो फॉर्मूला इसका है सकल बोया गया क्षेत्र अपॉन शुद्ध बोया गया क्षेत्र इंटू 100। तो सकल बोया गया क्षेत्र को अगर हम शुद्ध बोया गया क्षेत्र से डिवाइड कर दें और इसमें जब हम 100 को मल्टीप्लाई कर दें तो इससे हम लोग फसल गहनता कहते हैं। अब आप मुझे शुद्ध बोया गया क्षेत्र और सकल बोया गया क्षेत्र क्या होते हैं, इसकी जो परिभाषा है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इन दोनों क्षेत्र में अंतर क्या है। मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ पर जब परिभाषाएं पूछी जाती हैं तो ऐसा तो नहीं कि आप जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही बस रट ले रहे हैं। तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं जानना चाहता हूँ खासकर MP बोर्ड के विद्यार्थियों से कि सकल जो बोया गया क्षेत्र है और शुद्ध बोया गया क्षेत्र, इनकी परिभाषा क्या है। हर बोर्ड में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, तुरंत मुझे परिभाषा एक एक लाइन में लिखकर बताइए। ठीक है, और ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखिएगा, फसल गहनता का है। 11वें नंबर का प्रश्न अब आप लोगों से पूछ लिया गया है। सॉरी, ये 11वां नहीं है, 13वां है। प्रश्न संख्या यहां पर गलत लिखी हुई है। मैं आपको बता दूं, ये 13वें नंबर का प्रश्न। ठीक है, नमामि गंगे कार्यक्रम के 2 उद्देश्य हमें बताना है। नमामि गंगे कार्यक्रम, तो क्या उद्देश्य हो सकता है भाई। तो गंगा नदी की स्वच्छता सुनिश्चित करना, क्योंकि गंगा नदी की साफ सफाई के लिए ही नमामि गंगे कार्यक्रम लाया गया था। याद रखिएगा, गंगा नदी की साफ सफाई करने के लिए, क्योंकि गंगा नदी बहुत ज्यादा प्रदूषित थी, इसलिए गंगा नदी में स्वच्छता बरकरार रहे, इसलिए स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम रिलीज हुआ था। और प्रदूषण की रोकथाम और उपचार के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम आया था। तो दोनों ही पॉइंट्स जो हैं लगभग एक ही हैं, लेकिन आप चाहें तो पॉइंट बढ़ा भी सकते हैं। तो गंगा नदी की स्वच्छता सुनिश्चित करना, प्रदूषण को रोकना और उसका उपचार करना, मतलब ट्रीटमेंट करना पानी का, ये नमामि गंगे कार्यक्रम के उद्देश्य थे। ठीक है, चलिए इसी का जो अथवा प्रश्न है वो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जल प्रदूषण के स्रोतों के नाम लिखिए। जल प्रदूषण के स्रोतों के नाम जो है आप लोगों को लिखने हैं। जल प्रदूषण के स्रोत, कैसे जल प्रदूषण होता है, तो घरेलू अपशिष्ट से होता है, औद्योगिक कचरे से होता है। घरों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उससे
जो है प्रदूषण होता है, और उद्योगों से जो कचरा निकलता है इससे भी प्रदूषण होता है। घरेलू अपशिष्ट, औद्योगिक कचरा, ये जो है जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है। वैसे तो कृषि की वजह से भी जल प्रदूषण होता है, लेकिन दो ही स्रोत आप लोगों को जो है वो बताने हैं। 2 ही नंबर का प्रश्न है क्योंकि, ठीक है। चलिए 14वां प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जनांकिकीय संक्रमण। अब लघुत्तरीय प्रश्न जो है, हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों पर आ गए हैं, याद रखिएगा। लघुत्तरीय प्रश्न, अब यहाँ पर शब्द सीमा थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। अब हमें थोड़े से बड़े डिस्क्रिप्टिव उत्तर लिखने पड़ेंगे। अब हम एक एक लाइन में एक एक शब्द में उत्तर नहीं देंगे। अभी तक हम लोगों ने अति लघुत्तरीय प्रश्न देखे थे। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को वीडियो में मजा आ रहा होगा। समझ में आ रही है ना वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। चलिए 14वें नंबर का प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जनांकिकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना करें। 3 अवस्थाएं हमें बतानी है। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो प्रथम अवस्थाओं में क्या हो रहा था कि भाई उच्च जन्म हो रहा था, जन्म दर बहुत ज्यादा थी, और मृत्यु दर जो थी वो भी बहुत ज्यादा थी। लोग ज्यादा पैदा हो रहे थे, लेकिन उतने ही लोग क्या हो रहे थे, मर रहे थे। ज्यादा लोग पैदा हो रहे थे, ज्यादा लोग मर रहे थे, इसलिए जनसंख्या जो थी वो कम थी। ठीक है, याद रखिएगा, जनसंख्या वृद्धि बहुत धीमी गति से होती थी। दूसरा जो चरण था, इसमें मृत्यु दर में गिरावट आई। क्यों? क्योंकि भैया स्वास्थ्य जो सुविधाएं थी उनमें धीरे धीरे अब बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन जन्म दर तो उच्च थी, इससे जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। तीसरा जो फेस है, इसमें जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। तीसरा जो अवस्था है वो है जन्म और मृत्यु दर दोनों में कम, क्योंकि अब यहाँ पर लोग क्या हो गए, जागरूक हो गए, इसलिए जन्म दर मतलब लोगों की पैदावार भी कम हो गई। अब लोग कम बच्चे जो है वो पैदा करने लगे। हम दो हमारे दो, इस तरीके के नारे जो है वो लोकप्रिय होने लगे। तो तृतीय अवस्था में जन्म दर जो थी वो कम हो गई, और मृत्यु दर दोनों ही कम हो गई। तो मृत्यु दर तो अपने आप में कम हो रही है, उसका कारण एक ही है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार हो रहा है, तो जिससे जनसंख्या स्थिर हो जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न, 14वां प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी का 8वां प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का वर्णन करें। तो विश्व में जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले 3 कारक कौन से हो सकते हैं? पहला कारक हो सकता है भौतिक कारक। भौतिक कारक मतलब कहीं की जलवायु मान लीजिए बहुत अच्छी है, कहीं की स्थलाकृति बहुत अच्छी है, मतलब पहाड़ी इलाका नहीं है, मैदानी इलाका है, कहीं मान लीजिए जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। तो ये जो भौतिक कारक हैं ये जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। भाई लोग ऐसी जगह में रहना पसंद करते हैं जहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है, जहाँ पर पानी की अच्छी सुविधा होती है। बिना पानी के तो भाई काम ही नहीं चल सकता ना। स्थलाकृति अच्छी, इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में आप देखेंगे जनसंख्या घनत्व जनरली कम पाया जाता है। दूसरा जो कारक हो सकता है आर्थिक कारक, कि कहीं पर मान लीजिए उद्योग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उद्योगों की वजह से होता ये है कि रोजगार के अवसर बहुत ज़्यादा उपलब्ध होते हैं। तो उद्योगों से क्या मिलता है, रोजगार मिलता है, और रोजगार के अवसर जो हैं वो रोजगार के अवसर जहाँ पर होंगे, ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर आबादी ज़्यादा रहेगी। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी हो सकते हैं। परंपरा, धर्म और सामाजिक स्थिरता भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। लोग ऐसे इलाकों में रहना पसंद करते हैं जहां पर खुद हमारा ही धर्म जो है मान लीजिए लोकप्रिय है, हम जिस धर्म को मानने वाले हैं और हमारे जैसे धर्म को मानने वाले लोग अगर वहां पर रह रहे हैं तो हमें अच्छा लगता है। हम ऐसी जगह पर रहना पसंद करते हैं। हम जिन परंपराओं का पालन करते हैं हम उसी जगह पर रहना पसंद करेंगे जहां पर उसी परंपरा को मानने वाले लोग रहेंगे। तो ये है जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। 15वां प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की 3 हमें विशेषताएं लिखनी है। पहली, बड़े क्षेत्रों पर कृषि की जाती है। मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर विस्तृत वाणिज्य जो अनाज कृषि है, खासकर याद रखिएगा उत्तर प्रदेश बोल रहा हूँ मैं, यूएसए मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, खासकर क्या बोलते हैं अमेरिका में, बार बार उत्तर प्रदेश मेरे मुंह से निकल रहा है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, संयुक्त राज्य अमेरिका में विस्तृत वाणिज्य कृषि होती है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में विस्तृत वाणिज्य कृषि होती है। बड़े बड़े क्षेत्रों पर जो है वैज्ञानिक पद्धतियों से, मशीनों से जो है वो खेती होती है। तो बड़े क्षेत्रों पर खेती होती है, आधुनिक तकनीकों की मदद से खेती होती है, मशीनों का उपयोग होता है, और उत्पादन मुख्यतः निर्यात के लिए होता है, क्योंकि जनसंख्या वहां तो इतनी ज़्यादा होती नहीं है। जितना भी अनाज पैदा होता है वो अधिकतर अनाज निर्यात हो जाता है दूसरे देशों में। ठीक है, तो याद रखिएगा विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि।
इसी के ऑप्शन में आप लोगों से प्रश्न पूछा जा रहा है कि मिश्रित कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। भाई मिश्रित कृषि का मतलब क्या होता है? मिक्स्ड फार्मिंग का। अगर आप लोगों से एक लाइन में उत्तर मैं आप लोगों से बोलूं ना कि 2, तो आप लोगों को बस इतना बोलना है कि कृषि के साथ अगर पशुपालन हो रहा है, कृषि के साथ अगर पशुपालन हो रहा है तो हम इसे मिश्रित कृषि कहेंगे। ठीक है, तो फसल उत्पादन और पशुपालन अगर साथ में होता है तो हम इसे मिश्रित कृषि कहते हैं। पशुओं के लिए चारा खेतों से ही मिलता है। ठीक है, तो पशुओं के लिए चारा जो है वो खेतों में ही मिल जाएगा और स्थायी और टिकाऊ कृषि पद्धति देखने को मिलेगी। तो फसल उत्पादन और पशुपालन अगर साथ में होता है तो हम इसे मिक्स्ड फार्मिंग बोलेंगे। पशुओं के लिए चारा खेतों में मिल जाता है, ये एक विशेषता है, और स्थायी और टिकाऊ कृषि पद्धति होती है, क्योंकि अब चारे की दिक्कत तो हमेशा के लिए हल हो गई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये 15वां प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए 16वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारत की जनसंख्या को उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार कितने समूह में विभाजित किया गया है। तो भारत की जनसंख्या को आर्थिक स्थिति के आधार पर हम कितने समूह में विभाजित कर सकते हैं? सबसे पहले जो विभाजन है वो है सक्रिय जनसंख्या, जो लोग आर्थिक गतिविधि में भाग लेते हैं, मतलब ऐसे लोग जो रोजगार में लगे हुए हैं। अगर उद्योगों में लगे हुए हैं, आर्थिक क्रियाओं में लगे हुए हैं, तो हम उसको सक्रिय जनसंख्या, या कारखानों में फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो ऐसी जनसंख्या को हम बोलेंगे कि ये एक्टिव पॉपुलेशन है, सक्रिय जनसंख्या है। तो जो लोग आर्थिक गतिविधि में भाग लेते हैं मतलब सक्रिय जनसंख्या। जो आर्थिक रूप से लोगों पर निर्भर होते हैं, ठीक है, डिपेंड होते हैं, तो उसे हम निर्भर जनसंख्या, जैसे कि बच्चे, आप जो हैं, मान लीजिए आपके पापा जो हैं वो फैक्ट्री के मालिक हैं, या फिर उनकी कोई बड़ी फैक्ट्री या शुगर फैक्ट्री है, लेकिन आप बच्चे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप निर्भर हैं, याद रखिएगा। ऐसे लोगों को हम, ऐसी जनसंख्या को हम निर्भर जनसंख्या कहते हैं। जो बुजुर्ग लोग, दादाजी हैं, दादी हैं, वो क्या है, निर्भर है, अब उनके काम करने की उम्र चली गई, तो वो जो हैं बुजुर्ग लोग हैं वो भी निर्भर जनसंख्या में आएंगे। और तीसरा होता है अर्ध सक्रिय जनसंख्या, जो आर्थिक गतिविधियों में आंशिक रूप से भाग लेते हैं, मतलब थोड़े समय तक संलग्न होते हैं, बहुत कम इन्वॉल्व होते हैं, तो उसे हम अर्ध सक्रिय जनसंख्या के अंतर्गत काउंट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 16वें नंबर का प्रश्न, इसी का 8वां प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन का वर्णन करें। भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन का हमें वितरण या विवरण जो है वो बताना है। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, इस तरीके से हम लोगों ने व्यावसायिक संगठन देखा हुआ था। प्राथमिक क्षेत्र में मैंने आप लोगों को बताया था कि कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना, वानिकी, शिकार, ये सब जो है वो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां होती हैं। तो कृषि, मछली पालन और खनन, ये प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां होती हैं। द्वितीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उद्योग और विनिर्माण, ठीक है, इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग जो है ये द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियां होती हैं। और तीसरा होता है सेवाएं, और सेवा सेक्टर में मैंने आप लोगों को बताया शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, ठीक है, ये जो होती हैं ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत होते हैं। तो इनके उदाहरण भी बहुत अच्छे से बताना है। अगर आप उदाहरण बताएंगे तो एग्जामिनर बहुत अच्छे से समझ पाएगा। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। वैसे तो हम लोगों ने चतुर्थ और पंचम क्षेत्र भी पढ़ा है, याद आ रहा है ना। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला जो क्षेत्र था वो चतुर्थ क्षेत्र था, और पंचम क्षेत्र में जहाँ पर अधिकतर लोग जो थे जो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व थे, हर एक ऑफिस में अगर टॉप हायरार्की में व्यक्ति और बैठा हो जो डिसीजन मेकिंग का काम कर रहा हो, निर्णय लेने का काम कर रहा हो और उस निर्णय को लागू करवाने का काम कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं पंचम क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति। गोल्ड कॉलर जॉब्स, याद आ रहा है ना। चलिए 16वां प्रश्न हम लोगों ने देख लिया है। 17वां जो प्रश्न है बहुत कॉमन जो है, जनरली पूछा जाता है कि भारतीय कृषि की कोई 3 समस्याओं का वर्णन करें। वैसे तो समस्याओं से ग्रस्त है हमारी कृषि व्यवस्था, लेकिन फिर भी अगर हमें 3 समस्याएं बतानी है तो वो कौन सी 3 समस्याएं हो सकती हैं। सबसे पहली जो समस्या है वो है सिंचाई की कमी। कृषि वर्षा पर निर्भर है। हमारी भारतीय कृषि की अगर हम लोग बात करें तो इसे मॉनसून का जुआं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉनसून का जुआं। तो कृषि जो है भारत की वो वर्षा पर निर्भर है। दूसरा है छोटे खेत। भूमि के छोटे और बिखरे हुए हिस्से हैं। अगर हम लोग देखें भारत में अधिकतर जो किसान हैं
वो छोटे मझोले किस्म के किसान हैं। बड़े किसानों की संख्या भारत में कम है और इनके जो खेत हैं वो अलग अलग जगह बिखरे हुए हैं। किसी का खेत यहाँ पर है, किसी का खेत यहाँ पर है, इसको हम लोग बोलते हैं छोटे खेत। इसी के लिए एक टर्मिनोलॉजी आप लोग याद रखिएगा कि कृषि में जो इधर उधर खेत बिखरे होते हैं ना, इसके समाधान के लिए एक व्यवस्था है जिसको बोलते हैं चकबंदी। क्या बोलते हैं? चकबंदी, अगर कभी पूछ लिया जाए तो। ठीक है, तो पहली समस्या हम लोगों ने देख ली, सिंचाई में कमी। दूसरी जो समस्या है वो है छोटे खेत। तीसरी जो समस्या है वो है प्रौद्योगिकी की कमी, यानी टेक्नोलॉजी की भी कमी है। तो आधुनिक उपकरणों और तकनीकों का अभाव है भारत में। भारत में अधिकतर किसानों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है और टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से आज भी परंपरागत तरीकों से कृषि जो है वो भारत में हो रही है। तो इस तरीके से भारतीय कृषि की ये 3 समस्याएं हैं। इसी के ऑप्शन में आप लोगों से प्रश्न पूछा जा रहा है कि शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि में कोई 3 अंतर स्पष्ट करें। भाई नाम से पहली बात तो स्पष्ट है, शुष्क कृषि मतलब ऑब्वियस सी बात है कि पानी तो नहीं होगा, आर्द्र कृषि मतलब पानी होगा। तो ये 3 अंतर हम लोगों को बताने हैं। कौन से 3 अंतर हो सकते हैं? अगर हम टेक्निकली बोलें तो शुष्क कृषि में जो वर्षा की मात्रा होती है या वर्षा की जरूरत होती है वो 50 सेंटीमीटर से कम, तो यह कृषि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। अगर कहीं पर वर्षा बहुत ही कम हो रही है तो हम बोलेंगे कि वहां पर शुष्क कृषि की जाएगी। और अगर हम आर्द्र कृषि की बात करें तो यहां पर वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। दूसरा अंतर क्या हो सकता है कि इस कृषि में जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाता है। अब भाई सीधे तौर पर अगर कहीं पर पानी की व्यवस्था नहीं होती या पानी कहीं पर कम मिलता है, जैसे कि आप देख लीजिए आपके घर में मान लीजिए नल आ रहे होंगे, सुबह शाम नल आते होंगे, बड़ी दिक्कत होगी, नियम से अगर मान लीजिए पानी आता होगा तो अक्सर आप देखेंगे आपकी मम्मी जो है, दादी जो है या बहन जो है वो पानी को बचाती हैं, ऐसी फिजूल खर्ची नहीं करती हैं, पानी को बहाती नहीं है कि कुछ भी कर रहे हैं, सुबह शाम गाड़ी धो रहे हैं, सड़क धो रहे हैं, नहीं, पानी को बचाना है, पानी कीमती है। इस तरीके से घरों में बातें होती हैं कि नहीं पानी को बर्बाद नहीं करना, एक एक बूंद जो है बहुत अच्छे से इस्तेमाल होती है। लेकिन कहीं पर मान लीजिए वर्षा बहुत ज़्यादा हो रही है, आर्द्र कृषि, तो वहाँ पर जल की अधिकता के कारण जल संसाधनों का न्यूनतम उपयोग होता है। चलने दो, नल बह रहा है, बिल्कुल ब्रश कर रहे हैं सुबह तो बिल्कुल वॉश बेसिन में नल चालू है, तो ये सब चीज़ें जो है वो आर्द्र कृषि में होती हैं। शुष्क कृषि में पानी को वसूल लिया जाता है कुल मिलाकर अच्छे से, लेकिन यहाँ पर उसको वसूलते नहीं है उतना। तीसरा अंतर क्या होता है, यहाँ उन्हीं फसलों को बोया जाता है जिनमें पानी की कम आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पर ऐसी ही फसलें बोई जाएंगी जिनमें पानी की कम आवश्यकता होगी, और यहाँ पर उन फसलों को बोएंगे जिनमें पानी की अधिक आवश्यकता है। जैसे कि यहाँ पर क्या बोएंगे, ज्वार बाजरा मोटे अनाज बोलेंगे, और यहाँ पर क्या बोएंगे, यहाँ पर चावल बोलेंगे, क्योंकि चावल में पानी की जरूरत होती है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये 17 प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मजा आ रहा है ना वीडियो में? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। एक एक प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ ना, पहले खुद से आप लिखने की प्रैक्टिस करिए कि भैया आप लोगों को पता है कि नहीं, कि बस लगे हैं कि पूरा सीधा उत्तर ही देख लिया। अगर आप लोगों को नहीं पता, जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ आप लोगों को याद आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप लोगों को प्रश्न जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उनके उत्तर, संभावित उत्तर आप गेस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब भैया दिक्कत है। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि स्वेज नहर और पनामा नहर की तुलना यहाँ पर करनी है। तो स्वेज नहर जो होती है वो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, याद रखिएगा, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का काम स्वेज नहर करती है। अगर स्वेज नहर नहीं होती तो जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके यहां से घूमकर जाना पड़ता, मैंने बताया था, इसको हम क्या बोलते हैं, केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। अदरवाइज स्वेज नहर के खुलने से अब रास्ता जो है थोड़ा सा छोटा हो गया, थोड़ा नहीं बहुत छोटा हो गया। ठीक है, स्वेज नहर किसको जोड़ती है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, और पनामा नहर प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर है। पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगर हम स्वेज नहर की बात करें तो स्वेज नहर 193 किलोमीटर लंबी और 205 मीटर चौड़ी और 24 मीटर गहरी है।
देखिए ये जो लंबाई चौड़ाई है ये जो है ना वो अलग अलग बुक में जनरली अलग अलग दी गई है, लेकिन फिर भी आइडियली अगर हम लोग देखें तो स्वेज नहर की जो लंबाई है वो 193 किलोमीटर लंबी है। जनरली आप चौड़ाई और गहराई ना भी लिखें तो चलेगा, लेकिन जो लंबाई है उसकी बात अगर हम लोग देखें तो 193 किलोमीटर लंबी है। पनामा नहर 82 किलोमीटर लंबी है। कितनी? 82 किलोमीटर लंबी और 90 मीटर चौड़ी है और 12 मीटर गहरी है। सबसे मुख्य अंतर तो पहला है कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर पनामा नहर है और लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली स्वेज नहर है। स्वेज नहर पर मिस्र का नियंत्रण है। ठीक है, स्वेज नहर पर किस देश का अधिकार है? मिस्र का। और पनामा नहर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का नियंत्रण है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न था, आप लोग याद रखिएगा। ईयर भी आप लोग लिख सकते हैं, दोनों ही कृत्रिम नहर हैं हालांकि, कि किस ईयर में स्वेज नहर जो है वो खोली गई थी और पनामा नहर किस ईयर में खोली गई थी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये 18वां प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी के ऑप्शन में जो प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करिए, द्विपार्श्विक व्यापार व बहुपार्श्विक व्यापार। द्विपार्श्विक मतलब दो देशों के बीच व्यापार हो रहा है, बहुपार्श्विक मतलब बहुत से देशों के बीच व्यापार हो रहा है। तो इसी में अंतर हमें बता देना है। सबसे पहले द्विपार्श्विक व्यापार की बात करें तो द्विपार्श्विक व्यापार दो देशों के बीच होता है। इसके अतिरिक्त द्विपार्श्विक व्यापार में शामिल देश व्यापार की शर्तों को स्थापित करने के लिए एक दूसरे के साथ सीधे बातचीत करते हैं, जैसे कि आदान प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार, मात्रा, साथ ही साथ कोई भी टैरिफ या अन्य व्यापार बाधाएं जो लागू हो सकती हैं। द्विपक्षीय व्यापार बहुपक्षीय व्यापार की तुलना में सरल और अधिक लचीला हो सकता है क्योंकि बातचीत में कम पक्ष शामिल होते हैं। भाई सीधे तौर पर अगर मान लीजिए दो लोगों या दो देशों के बीच व्यापार हो रहा है, कोई एक देश है ए, कोई एक देश है बी, अगर दोनों के बीच व्यापार हो रहा है तो यहां पर कंफ्यूजन की कोई दिक्कत ही नहीं, कंफ्यूजन होता ही नहीं है। दो देशों के बीच व्यापार हो रहा है, भाई इसको इससे दिक्कत है, इसको इससे दिक्कत है, तो बोलेंगे भाई हमें तुमसे दिक्कत है, आप ये टैरिफ लगा रहे हो, बहुत महंगा, बहुत टैक्स लगा रहे हो, हमारे देश का सामान आपके देश में बहुत महंगा पहुंच रहा है, लोग खरीद नहीं रहे हैं। तो इसने बोला हाँ ऐसा है, तो हम चलिए टैरिफ कम कर लेते हैं, टैक्स कम कर लेते हैं। तो यहाँ पर बातचीत के माध्यम से क्योंकि समस्या का हल हो जाता है, इसलिए ये जो व्यापार होता है इसको हम लचीला बोलते हैं। लचीला मतलब होता है फ्लेक्सिबल। ये जो व्यापार होता है ये फ्लेक्सिबल होता है, लोग इसमें सुनते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। लेकिन बहुपार्श्विक व्यापार की अगर हम लोग बात करें तो इसमें बहुत सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, बहुत से देश इन्वॉल्व होते हैं। बहुत से देश इन्वॉल्व होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है जब ज्यादा लोग रहेंगे तो कंसेंट यानी सहमति तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो बहुपक्षीय व्यापार 3 या उससे अधिक देशों के बीच व्यापार समझौतों या व्यवस्थाओं को संदर्भित करता है। इन समझौतों में अक्सर व्यापार बढ़ाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भाग लेने वाले देशों के बीच टैरिफ, कोटा और अन्य व्यापार बाधाओं को कम करना या समाप्त करना शामिल होता है। यहाँ पर भी हालांकि उद्देश्य तो वही होता है कि भाई लोग आपस में मिलते हैं, लोग ग्रुप बनाते हैं कि भाई अब हमारे देश में, हमारे देशों के बीच में व्यापार जो रहेगा बहुत सुगमता पूर्वक होगा, हम जो टैक्स एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं वो कम लगाएंगे। मतलब कुल मिलाकर ग्रुप में डिसीजन जो है वो लिया जाता है। बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के उदाहरणों में विश्व व्यापार संगठन और उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता शामिल है। मतलब अगर हम बहुपक्षीय व्यापार की बात करें जिसमें बहुत से देश इन्वॉल्व होते हैं तो याद रखिएगा इसमें WTO एक उदाहरण है और दूसरा है नाफ्टा। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और नाफ्टा का मतलब नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब उत्तर अमेरिका के जो देश हैं, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, उनके बीच अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो इसको हम मुक्त व्यापार समझौता बोलते हैं। और WTO जिसका पुराना नाम गेट है, आप लोगों को पता ही है बहुत अच्छे से, ये भी बहुत से देशों के बीच व्यापार सुगमता पूर्वक हो इसको नियंत्रित करने का काम करता है, जिसको हम बहुपक्षीय व्यापार कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख रहे हैं भैया, याद रखना ये जो हम प्रश्न देख रहे हैं ना अब, जैसे कि हम लोगों ने ये स्वेज नहर और पनामा नहर वाला देखा, इसके बाद हम लोगों ने द्विपक्षीय व्यापार वाला ये प्रश्न देखा, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, चलिए अब अगला जो प्रश्न है आप लोगों से पूछा जा रहा है, अंतर्देशीय पत्तन और बाह्य पत्तन के उदाहरण बताइए। अंतर्देशीय पत्तन मतलब देश के अंदर है, बाह्य पत्तन मतलब जो समुद्र के बीचों बीच या समुद्र में गहराई में स्थित है, उनको हम बाह्य पत्तन कहेंगे। तो ये शॉर्ट में मैंने आप लोगों को बता दिया है, लेकिन बहुत सी बातें इसमें होती हैं, बहुत से देशों के पत्तनों के उदाहरण आप लोगों को बताना होता है।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, मज़ा आ रहा है ना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना है कि भैया सैंपल पेपर आ गया है, देख लीजिए इसके संभावित उत्तर ये हैं। बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से हम लोगों ने इस वीडियो को बनाया है, इसलिए आपका लाइक तो बनता ही है, ठीक है। चलिए, तो अंतर्देशीय पत्तन और बाह्य पत्तन में क्या अंतर है एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो अंतर्देशीय पत्तन वे सुविधाएं हैं जो समुद्र या महासागर से दूर किसी देश के भीतर स्थित होती हैं और परिवहन के विभिन्न साधनों मतलब रेल, सड़क, जलमार्ग के माध्यम से समुद्री बंदरगाहों से जुड़ी होती हैं। ये पत्तन माल की हैंडलिंग, कंटेनरों के भंडारण और सीमा शुल्क सेवाओं के लिए प्रमुख केंद्र होते हैं। जैसे इसमें उदाहरण बताया गया है कि जो डुइसबर्ग जर्मनी का बंदरगाह है, ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय पत्तन है जो राइन नदी और रेल नेटवर्क के माध्यम से अन्य यूरोपीय पत्तनों से जुड़ा है। तो यहाँ पर जो परिभाषा है ना, उस परिभाषा के माध्यम से ही आप अंतर्देशीय पत्तन को समझ सकते हैं कि वे सुविधाएं जो समुद्र या महासागर से दूर किसी देश के भीतर स्थित होती हैं। तो मान लीजिए कोई एक देश है, ये उस देश के अंदर ही मान लीजिए कोई पत्तन स्थित है और रेल मार्ग के माध्यम से, सड़क मार्ग के माध्यम से कनेक्ट है, तो हम उसे अंतर्देशीय, देश के अंदर है इसलिए हम इसे इनलैंड पोर्ट या अंतर्देशीय पत्तन कहते हैं। उदाहरण जरूर याद रखिएगा, डुइसबर्ग जैसे कि जर्मनी। अब बाह्य पत्तन की अगर हम लोग बात करें तो बाह्य पत्तन वे बंदरगाह हैं जो समुद्र या महासागर के किनारे स्थित होते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, माल के परिवहन और यात्रियों के आवागमन के प्रमुख केंद्र होते हैं। ये जहाज़ों के आवागमन, प्रस्थान, लोडिंग, अनलोडिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। तो अगर मान लीजिए किनारे, समुद्र के किनारे अगर मान लीजिए कहीं पर पत्तन स्थित होते हैं तो इसे हम लोग बाह्य पत्तन कहते हैं। अब ये किसी महाद्वीप या किसी एक देश या शहर के अंदर नहीं है, ये किनारे पर स्थित पत्तन होते हैं और यहीं से व्यापार होता है विश्व के देशों में, यहीं पर माल की लोडिंग होती है, यहीं से माल की अनलोडिंग होती है। तो बाह्य पत्तन वे बंदरगाह हैं जो समुद्र या महासागर के किनारे स्थित होते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, माल के परिवहन और यात्रियों के आवागमन के प्रमुख केंद्र होते हैं। ये जहाज़ों के आगमन, प्रस्थान और लोडिंग, अनलोडिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। उदाहरण याद रखिएगा, शंघाई जो पत्तन है चीन में, दुनिया का सबसे व्यस्ततम बाह्य पत्तन है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये परिभाषा दोनों ही पत्तनों की बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर हम उपयोगिता की बात करें तो अंतर्देशीय पत्तन का विकास उन क्षेत्रों में होता है जो समुद्र से दूर हैं लेकिन व्यापार और परिवहन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो समुद्र से दूर होते हैं या फिर उथला समुद्र होता है तो फिर अंदर ही पत्तनों को स्थापित कर दिया जाता है। बाह्य पत्तन समुद्री व्यापार, मछली पकड़ने और जहाजरानी के लिए उपयोग होते हैं। मतलब जो बाह्य पत्तन होंगे उनसे तो समुद्री व्यापार होगा, मछलियां भी पकड़ी जाएंगी क्योंकि वो समुद्र के बीचों बीच या समुद्र के अंदर जो है वो स्थित होते हैं। महत्व क्या होता है, अगर हम महत्व देखें तो अंतर्देशीय पत्तन जो है वो लॉजिस्टिक नेटवर्क को बढ़ावा देते हैं और समुद्री व्यापार को आंतरिक क्षेत्रों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। लॉजिस्टिक नेटवर्क का मतलब होता है जो माल की लोडिंग, अनलोडिंग, जो अन्य सपोर्टिव चीज़ें होती है ना, जो व्यापार करने के लिए उपयोगी होती हैं, उसको हम लॉजिस्टिक नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। बाह्य पत्तन का महत्व देखें तो वैश्विक व्यापार की प्रवेश बंधु होते हैं और व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात और आयात का प्रमुख माध्यम है। कुल मिलाकर एक देश का सामान दूसरे देश तक जाना हो, दूसरे देश का हमारे देश तक आना हो तो फिर बाह्य पत्तनों का ही प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण की अगर हम लोग बात करें, जैसा कि मैंने बताया, दोनों के ही उदाहरण आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अंतर्देशीय पत्तन का उदाहरण है लुधियाना का जो ड्राई पोर्ट है जो कि भारत में स्थित है, कंसास सिटी जो यूएसए में स्थित बंदरगाह है। या बाह्य पत्तन की जब हम बात करते हैं तो रॉटरडम जो नीदरलैंड में स्थित है और सिंगापुर, मुंबई, ये बाह्य पत्तन है। मतलब सिंगापुर से, रॉटरडम से, मुंबई से, एक देश से कुल मिलाकर ये सामान जो है वो दूसरे देश में जा रहा है बाह्य पत्तनों की मदद से। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न था, आप लोगों से पूछा जा सकता है, बार बार आप लोग इसको पढ़िएगा, याद हो जाएगा आप लोगों को। जब हम लोगों ने पढ़ा था ना पत्तनों के बारे में, तो जब हम लोगों ने बहुत अच्छे से इस चीज़ को देखा हुआ था। चलिए अब हम लोगों के जो डिस्क्रिप्टिव प्रश्न थे ना वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गए हैं। डिस्क्रिप्टिव प्रश्न हम लोगों ने हल कर लिए हैं और अब बारी है मानचित्र यानी मैप पर आधारित प्रश्नों को हल करने की। मैप पर आधारित प्रश्नों को हल करें उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि जितने भी प्रश्न हम लोगों ने अभी पढ़े हैं तो ये सभी प्रश्न आप लोगों से बने हैं या नहीं, कैसी लग रही है आप लोगों को वीडियो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप तक पहुँच रहा है तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। तो आप
आपको मैप पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इस तरीके से पूछे जाएंगे, जैसे कि यहां पर 19वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व के दिए गए मानचित्र में, जैसे कि ये विश्व का मानचित्र दिया गया है, इस दिए गए मानचित्र में दर्शाए गए निम्न क्षेत्र या स्थानों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो आप लोगों को क्षेत्र पहले से ही यहां पर मार्क करके दे दिए हैं। आप लोगों को ये 5 जो क्षेत्र दिए गए हैं ना, ये इनकी जो है नंबरिंग करनी है या फिर आप लोगों को सीधे तौर पर नाम लिख देना है। जैसे कि आप लोगों से पूछा गया है चौथा प्रश्न मैप पर आधारित ही कि भाई आप हमें बताइए कि मैप पर अलास्का कहाँ है। तो अलास्का लोकेट करके तो दे दिया गया है, क्या ये अलास्का है या ये अलास्का है, ये अलास्का है, ये अलास्का है, क्या अलास्का कौन सा है आप लोगों को बताना है। तो मैप पर जहां पर ये जो अलास्का मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, कौन सा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, मतलब ये जो क्षेत्र है ये अलास्का है, जिस पर संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार है। किसका? संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो आप लोग मैप पर यहां क्या लिख देंगे कि भाई ये क्या है, ये अलास्का है। ठीक है, ये क्या है, ये अलास्का है। अगर हम पहला प्रश्न देखें कि मध्य अमेरिका के जो आदिकालीन निर्वाह कृषि क्षेत्र हैं वो कौन से हैं, मध्य अमेरिका के आदिकालीन निर्वाह क्षेत्र, तो यहां पर आप लिख देंगे कि मध्य अमेरिका आदिकालीन निर्वाह कृषि क्षेत्र, निर्वाह कृषि क्षेत्र, इस तरीके से आप लिख देंगे। ठीक है, तीसरा आप लोगों से पूछा जा रहा है कि भाई आप बताइए कि ऑस्ट्रेलिया का वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र कौन सा है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया का वाणिज्य अनाज वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र, तो इस तरीके से आप लिख देंगे। चौथा आप लोगों को अलास्का था, तो अलास्का तो मैंने बता ही दिया है। अब आप लोगों को न्यूयॉर्क से केपटाउन तक का जो समुद्री मार्ग है वो भी बताना है। तो ये है न्यूयॉर्क, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये क्या है, केपटाउन, ये समुद्री मार्ग है। तो ये न्यूयॉर्क से केपटाउन मार्ग है। ठीक है, न्यूयॉर्क से केपटाउन मार्ग है। और पांचवा जो प्रश्न है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, कौन सा, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो ये आप लिख देंगे नाम, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो इस तरीके से आप जो है वो नामकरण कर देंगे मैप पर। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि मैप पर जो यहां पर तीर लगाकर और जो ब्लैक पेन से डॉट डॉट बनाकर आप लोगों को पहले ही चीजें बता दी गई हैं, पहले से बता देंगे, नहीं, ये ऐसा का ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन मैप जो होगा वो एकदम कोरा होगा, तब ये प्रश्न आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। याद रखिएगा, यहां पर तो उन्होंने खुद ही लोकेट करके बता दिया है कि देख लीजिए कि जो मध्य अमेरिका का आदिकालीन निर्वाह कृषि क्षेत्र है या ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, यहां पर खुद ही उन्होंने बता दिया है। अब बस आप लोगों को जो है लोकेट कर देना है, क्योंकि कुछ लोग इसको भी ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग बना देंगे, नहीं। तो यहां पर चीजें आप लोगों के लिए आसान कर दी गई हैं, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं बार बार, कोई जरूरी नहीं है कि ये आप लोगों को बना दिया जाए। हो सकता है ये आप लोगों को बनाकर दे ही ना, डायरेक्ट बस इतना पूछ लें और आप लोगों को खाली मैप पर लोकेट करना हो, तो वो भी हम लोग हल करेंगे, वो भी हम लोग जो है वो हल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला इसी का जो है प्रश्न है, आप लोगों को बोल दिया गया है, देख लीजिए। मध्य अमेरिका के जो आदिकालीन निर्वाह कृषि क्षेत्र है, न्यूयॉर्क से जो समुद्री केपटाउन जो मार्ग है, या ऑस्ट्रेलिया का वाणिज्य कृषि अलास्का और ट्रांस साइबेरियन मार्ग है, ये बड़े मैप में आप लोग लोकेट करके यहाँ पर बता सकते हैं। अब देख लीजिए, विश्व के दिए गए मानचित्र में ये दर्शाए गए निम्न स्थानों को पहचानकर उनके नाम जो है हम लोगों को लिखने हैं। जैसे कि आप लोगों को बताना है कि मॉन्ट्रियल कहाँ है, तो मॉन्ट्रियल कहाँ है आप लोगों को याद रखना है। मॉन्ट्रियल कहाँ पर है, मॉन्ट्रियल है कनाडा में। मॉन्ट्रियल कहाँ पर है, कनाडा में। विश्व के दिए गए मानचित्र में दर्शाए गए निम्न स्थानों को पहचानकर उनके नाम लिखिए। मॉन्ट्रियल कहाँ पर है, कनाडा में। तो आप लिख देंगे यहाँ पर क्या, मॉन्ट्रियल। अच्छी राइटिंग में मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इसको आप क्या कर देंगे, ये मॉन्ट्रियल है। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया का जो डेयरी कृषि क्षेत्र है आप लोगों को बताया गया है, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया का डेयरी कृषि क्षेत्र। ये पेन थोड़ा सा सही नहीं चल रहा, ठीक है, ये है ऑस्ट्रेलिया का डेयरी कृषि क्षेत्र। ये कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया का डेयरी कृषि क्षेत्र। पनामा नहर, ये कौन सा है, ये इसको हम लोग बोलते हैं पनामा नहर।
और पनामा नहर से संबंधित हम क्वेश्चन भी हल कर चुके हैं कि जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो ये पनामा नहर है। कैंटरबरी घास का मैदान जो है वो न्यूजीलैंड में, ये जो तीर करके बताया गया है ये है कैंटरबरी घास का मैदान, ठीक है, ये है कैंटरबरी घास का मैदान। और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, अब आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, तो ये जो देश है ये है नाइजीरिया। कौन सा? नाइजीरिया। तो या डायरेक्ट आप जो है नाम इसका उत्तर भी लिख सकते हैं या फिर इससे संबंधित जानकारी भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया का डेयरी कृषि क्षेत्र, पनामा नहर, कैंटरबरी घास का मैदान और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, ये सभी आप लोगों को लोकेट करना आना चाहिए। एक बार फिर बता देता हूं, ये है मॉन्ट्रियल, ये है पनामा नहर, ये है नाइजीरिया, या फिर आप डायरेक्ट लिख दें कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, ये है ऑस्ट्रेलिया का डेयरी कृषि क्षेत्र और ये है कैंटरबरी जो न्यूजीलैंड में स्थित है। ठीक है, अब आप लोगों से यहां पर पूछा गया है कि भारत के मानचित्र में निम्न चीजों को, निम्न जो भारत के मानचित्र में ये जो निम्न जानकारी आप लोगों से पूछी गई है इसको आपको दर्शाना है। जैसे आप लोगों से पूछा गया है कि भारत का सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सर्वाधिक चावल उत्पादक, अब ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर टफ बना दिया गया है, थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर थोड़ा आप लोगों के लिए कठिन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि अब आप लोगों को मैप पर लोकेट नहीं किया है कि भारत का सबसे ज्यादा चावल उत्पादक राज्य लोकेट कर दिया, बस आपको नाम लिखना है, नहीं, कोरा मैप दे दिया है। वहां पर तो आप लोगों को जो है यहाँ पर लोकेट करके दे दिया था एग्जामिनर ने, यहाँ पर तो कोरा ही मैप आप लोगों को दे दिया गया है। अब आप लोगों को बताना है कि भारत का सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है और उसको मैप पर लोकेट करिए। भारत का उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है और उसको लोकेट करिए। पाराद्वीप बंदरगाह कहां पर है, इसको लोकेट करिए। अंकलेश्वर खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कहां है, इसको लोकेट करिए। और रानीगंज कोयला क्षेत्र कहां है, उसको लोकेट करिए। तो चलिए इनके आंसर हम लोग देख लेते हैं। भारत का सर्वाधिक चावल उत्पादक जो राज्य है वो है वेस्ट बंगाल या फिर पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल को क्या आप लोकेट कर पाएंगे? डेफिनेटली आप पश्चिम बंगाल को लोकेट कर पाएंगे। ये क्या है यहाँ पर आप बोलेंगे कि ये जो है वो पश्चिम बंगाल है, ठीक है, इसको आप पश्चिम बंगाल कहेंगे। लिख भी सकते हैं यहाँ पर वेस्ट बंगाल आप लिख दीजिएगा, पश्चिम बंगाल हिंदी में लिख दीजिएगा। भारत का उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो राज्य है वो है बिहार। तो यहाँ पर आप लोकेट कर देंगे कि ये जो क्षेत्र है ये कौन सा है, ये है बिहार। क्या है? ये बिहार है, ठीक है। इसी तरीके से पाराद्वीप जो बंदरगाह है वो कहां पर है, आपसे अगर पूछ लिया जाए तो पाराद्वीप जो बंदरगाह है वो है उड़ीसा में। कहां पर? उड़ीसा। तो यहाँ पर उड़ीसा लिख देंगे, यहाँ पर आप पश्चिम बंगाल लिख देंगे तीर लगाकर, और यहां पर आप लिख देंगे कि ये क्या है, बिहार। तीसरी जो चीज है, चौथी, अंकलेश्वर खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कहां है, तो अंकलेश्वर आप लिख देंगे कि ये कहां पर है, ये है गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। अंकलेश्वर जहां से पेट्रोलियम निकलता है, कच्चा तेल निकलता है, तो आप बोलेंगे खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र जो है वो गुजरात में है। और रानीगंज कोयला क्षेत्र जो है वो पश्चिम बंगाल में है। तो रानीगंज जो कोयला क्षेत्र है इसको आप लिख देंगे रानीगंज कोयला क्षेत्र, जो कहां पर है, पश्चिम बंगाल में है। तो इस तरीके से भी आप लोगों से पूछा जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो भारत का सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य आपने लिख दिया पश्चिम बंगाल, उसको आप लोकेट कर देंगे। भारत का उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य बिहार, पाराद्वीप बंदरगाह उड़ीसा, अंकलेश्वर खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र गुजरात और रानीगंज कोयला क्षेत्र कहां पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। और मैप पर मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप कैसे लोकेट करेंगे। इसी के अथवा में आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है कि भारत के दिए गए क्षेत्रों को मानचित्र पर दर्शाइए। जैसे कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह कहां है, तो कोच्चि बंदरगाह केरल पर है। तो आप यहां पर लिख देंगे कि ये क्या है, कोच्चि बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? कोच्चि बंदरगाह, ठीक है। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा है कि कुंदरे में एक लौह अयस्क खदान, कुंद्रेमुख लौह अयस्क खदान जो है वो कहां पर है, तो ये खदान है कुंद्रेमुख लौह अयस्क खदान, ये है कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक। तो ये डायरेक्ट आप कर्नाटक लिख दीजिए या फिर आप कुंद्रेमुख लौह अयस्क खदान यहां पर पूरा लिख दीजिए, ठीक है, कर्नाटक या कुंद्रेमुख लौह अयस्क खदान। तीसरा प्रश्न है सिंगरौली कोयला खदान, आप लोगों को मैप पर लोकेट करना है। सिंगरौली कोयला खदान आप मैप पर यहां लोकेट करेंगे और लिखेंगे यहां पर मध्य प्रदेश, क्योंकि सिंगरौली जो कोयला खदान है ये मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में एकदम एक्सट्रीम जो ईस्ट जिला है, अगर हम लोग देखें एक्सट्रीम ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो सिंगरौली पड़ता है और सिंगरौली कोयले के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो सिंगरौली कोयला जो खदान है ये कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कुंद्रेमुख कहां पर है? कुंद्रेमुख है कर्नाटक। कहां पर? कर्नाटक, आप लोगों को मुख्य रूप से याद रखना है। भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक जो राज्य है, भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य आप लोगों को याद रखना है वो है
उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। तो भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश। काकरापारा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, काकरापारा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र ये है गुजरात। ठीक है, कहां पर है? गुजरात। तो क्या आप इनको लोकेट कर पाएंगे? डेफिनेटली आप काकरापारा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र इसको गुजरात में लोकेट कर दीजिए। भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, यहां पर लोकेट कर दीजिए। सिंगरौली कोयला खदान जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश, यहां पर मैंने लोकेट कर ही दिया है। कुंद्रेमुख है कर्नाटक में, और कोच्चि बंदरगाह ये। इसको आपको मैप पर लिख देना है, मैप में खिचड़ी पक जाएगी, अभी मैंने लिख दिया तो इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं, लेकिन मैंने डॉट्स लगा दिए हैं, आप चाहें तो डॉट्स लिख सकते हैं। ये कोच्चि बना दिया है, कर्नाटक लिख दिया है, ये मैंने बता दिया है काकरापारा, काकरापारा। ठीक है, काकरापारा ये वाला जो मैंने बताया है ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये क्या है? उत्तर प्रदेश जो गन्ना उत्पादक है, भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है। और काकरापारा मैंने गुजरात बता दिया है, और सिंगरौली भी मैंने मध्य प्रदेश बता दिया है। तो इस तरीके से आप लोकेट करके एग्जामिनर को जो है वो सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं खाली मैप में। बहुत सफाई से बनाना है, आप चाहें तो नंबरिंग भी दे सकते हैं कि नंबर 1 नंबर 2। नंबरिंग कैसे देना है कि जैसे कोच्चि बंदरगाह बोला तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर लिख देना है, यहाँ पर कोच्चि बंदरगाह को, और यहाँ पर केरल लिख देना है। ठीक है, कि कोच्चि बंदरगाह कहाँ पर है? केरल। जितनी जानकारी पता हो उतनी ही लिखें, एडिशनल जानकारी आप ऐड ना करें, गलत होने की संभावना, अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है तो उस जानकारी को आप ऐड ना करें। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सभी प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इस तरीके से हम लोगों ने हमारा सैंपल पेपर जो मध्य प्रदेश बोर्ड का था उसे बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है। वैकल्पिक प्रश्न भी हम लोगों ने हल किए हैं, खालिस्तान, सही मिलान, सत्य असत्य सारे प्रश्न हम लोगों ने देखे हैं। अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी हल किए हैं, और साथ में मैप बेस्ड क्वेश्चन यानी मानचित्र आधारित प्रश्नों को भी हल किया है। देखिए पूरे ही अगर हम लोग देखें सैंपल पेपर को हल करने के बाद एक दो चीज़ें हमें बहुत अच्छे से समझ में आई हैं कि इस अध्याय में जनगणना से संबंधित प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित प्रश्न जो इस सैंपल पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। तो ऐसे फैक्ट जो बार बार पूछे जा रहे हैं उनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, उनका डबल रिवीजन करना है, बहुत अच्छे से आप लोगों को क्रॉस चेक भी करना है। क्रॉस चेक मतलब कि अगर मान लीजिए आप लोगों से पूछा है कि वार्षिक वृद्धि दर, तो आप दशकीय वृद्धि दर भी चुनें। अगर आप लोगों से नगरीय जनसंख्या पूछा है तो आप ग्रामीण जनसंख्या भी देख लें। तो इससे आप लोगों को क्रॉस चीजें जो हैं वो भी पता चलते जाएंगी। तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? मजा आया है ना वीडियो में? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। इसी तरीके से सीबीएसई बोर्ड के साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड में मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी मैग्नेट ब्रेन्स चैनल द्वारा चलाई जा रही हैं। www.magnetbrains.com ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका इंटरफेस आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सारे कोर्सेज अपडेटेड फॉर्म में सिंक्रोनाइज वे में आप लोगों को नज़र आ जाएंगे। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आप लोगों को महसूस नहीं होगी। डे टू डे अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। जिन सोशल मीडिया चैनल्स पर हम उपलब्ध हैं वो हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप चैनल। आपको करना क्या है, इन सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना है। आज की इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और डाउट की स्थिति में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट पूछ लेना है। ई नोट्स और ई बुक्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।